ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आज जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है, जिनसे हमारा लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, वो काइंडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देंगे प्लीज. आई एम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी and I am the mentor of this course, and today our topic is infections. Today is the first official class. Last two class थी हमारी, that was introduction and orientation. So जो आज जिन लोगों ने पहली दफा ज्वाइन किया है, please introduce yourself, name, your city name and your course, whether you are doing FCPS or MCPS. सारे पुराने जो बोलेगा अपना माइक को अनम्यूट कर ले पहले. एनीबॉडी न्यू? ओके. ओके, आज चूंकि हमारी पहली क्लास है और फर्स्ट ऑफिशियल क्लास है, सो अगर आपका कोई कोलीग आज ही क्लास अटेंड करना चाहता है तो ही और शी इज अलाउड. टुडेज क्लास इज कॉम्प्लीमेंट्री. उसके बाद से फिर जो भी क्लास होगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट होगी. सो अगर आपका कोई कोलीग आज ही क्लास अटेंड करना चाहता है तो आप आज की क्लास का लिंक उसको भेज सकते हैं. उसको अलाउ किया जाएगा. आज की क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज ये पहली क्लास है. ओके, let's start with infections. So first of all, I would like to tell you the common questions which are often asked about polio. बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि which type is most common in Pakistan. जो पोलियो वायरस की different types हैं, तो आंसर is type 1 is most common in Pakistan. अमूमन MCQ आता है कि which one of the following type is most common in Pakistan. So answer is type 1 is most common in Pakistan. Second is type 2 is being eradicated in Pakistan. Again MCQ will come. Which one of the following type, which one of the following strain is being eradicated in Pakistan? नीचे 3-4 ऑप्शंस होंगी तो आपने कहना है टाइप 2 is being eradicated in Pakistan. The last case of type 3 is seen in 2012 in Pakistan, but ये थोड़ा सा पुराना है डाटा. आप रिसेंटली देख लीजिएगा क्योंकि देखें हर साल डाटा चेंज हो सकता है ना. सो लास्ट जो अभी लेटेस्ट टाइप 3 का केस कब रिपोर्ट हुआ, ये आप अपने एग्जाम से पहले एक दफा फ्रेश भी देख के जाइएगा. Vaccine induced derived polio is caused by type 2 strain. Vaccine induced or vaccine derived polio that is caused by type 2 strain. बहुत कॉमन है, कई दफा आ चुका है ये एमसीक्यू भी. और जो वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो है दैट इज कॉज्ड बाय टाइप 3. जिस दिन जब हम पोलियो को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जो वैक्सीन डिराइव्ड, ये वैक्सीन इंड्यूस्ड में और वैक्सीन एसोसिएटेड में क्या फर्क है. दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज. यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट देम. किसी को एक स्टूडेंट का मैसेज है कि उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही. अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो डेफिनेटली आपके सिग्नल्स का कोई इशू है. मोस्ट कॉमनली आपके सिग्नल्स नहीं आ रहे थे क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है. ओके. Then another very common question. Once OPV vial is opened, it can be used for 1 month if cold chain is maintained. So this is to be kept in the mind that once OPV vial is opened, it can be used for 1 month if cold chain is maintained. IPV can be given in pregnancy and immunocompromised. Please do remember, IPV can be given in pregnancy and immunocompromised as well. जबकि OPV नहीं देते. OPV live attenuated है. OPV आपने immunocompromised में, malignancy वालों में,
इम्यूनोडेफिशिएंसी वालों में, प्रेगनेंसी में, इसी तरह वो कंडीशंस जिनमें जो बच्चे स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं उनमें नहीं देनी होती. Then there are a few questions which are being commonly asked about rabies, and I want you to remember them. The first question is, what is the schedule for pre-exposure prophylaxis? So pre में 3 words आते हैं. PRE is 3. ठीक है. पोस्ट में, पोस्ट का जो वर्ड आप लिखते हैं ना, तो उसमें 4 अल्फाबेट्स हैं. POST 4 अल्फाबेट्स हैं. सो 4 वैक्सीन लगाएंगे पोस्ट में. प्री में 3 अल्फाबेट्स हैं. PRE 3 अल्फाबेट्स. सो 3 वैक्सीन लगेंगी प्री में. प्री में 0, 7, first is 0, then is 7. The third one is either at 21 or 28 days. 21 days में भी लगा सकते हैं, 28 days में भी लगा सकते हैं. ओवरऑल प्री एक्सपोजर में 3 डोजेज हैं. पोस्ट एक्सपोजर में ओवरऑल 4 डोजेज हैं. First at 0, then 3, then 7, and then 14. The site of vaccine is either you give a deltoid or anterolateral thigh. Then there are some common questions which are being asked regarding the torch infections. Question आएगा, what is the most common sequelae in congenital cytomegalovirus infection? So congenital cytomegalovirus infection का जो most common sequelae है, that is hearing loss. The most common clinical finding in congenital cytomegalovirus infection is pretty key. Sequelae hearing loss है. Clinical finding pretty key है. What is the eye abnormality in congenital cytomegalovirus infection? The eye abnormality is chorioretinitis. Chorioretinitis. अब ज्यादा स्टूडेंट समझते हैं कि जब टॉर्च इन्फेक्शन होती है तो जो बच्चे होते हैं वो माइक्रोकेफली के साथ प्रेजेंट करते हैं. यस, इट्स ट्रू. रूबेला में, cytomegalovirus में माइक्रोकेफली होती है, बट please remember there's one torch infection that can present with large head as well, and that is toxoplasmosis. So the question will come like this: which one of the following torch infection can have a large head? नीचे 4 options देगा, so your answer will be toxoplasmosis. Then there are some common questions which are being asked about malaria. एक तो मलेरिया के बारे में पूछा जाएगा कि which is the drug for the recurrent relapsing malaria? Please do remember, drug for recurrent relapsing malaria is primaquine. Primaquine. Then वो एक सिनेरियो देगा कि जी एक बच्चा है, उसको क्विनिन दी गई, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं. Which one of the following side effect needs stoppage of the drug? Your answer will be hypoglycemia. क्विनिन के सारे साइड इफेक्ट्स याद कर लें, और हाइपोग्लाइसीमिया जो अगर होता है, you need to stop the drug. There MCQ आएगा, which one of the following antimalarials can cause nephrotic syndrome? So please do remember that nephrotic syndrome may occur with Plasmodium malaria because of immune complex deposition in the kidney. Sorry, antimalarial नहीं, उस क्वेश्चन आएगा कि which one of the following types of Plasmodium can cause nephrotic syndrome. ये UMCQ होता है. So जो Plasmodium malaria है, that can cause nephrotic syndrome. And what is the reason? Because there is immune complex deposition in the kidney. Please also remember that Plasmodium vivax and Plasmodium ovale, they cause tertian fever. Whereas Plasmodium malaria causes quartan fever. The most common severe complication of Plasmodium falciparum malaria is severe anemia. I repeat, the most common severe complication of falciparum malaria is severe anemia.
Then he will ask you कि जी एक बच्चा है वो endemic area में जा रहा है एक ऐसे एरिया में जहाँ malaria endemic है, so which one of the following anti-malarial would you like to give? Answer is mefloquine. Mefloquine. So give mefloquine to a child who is going to malaria endemic area for 4 weeks. He may also ask you कि बच्चे को quinine दी गई है, what things would you like to monitor? So you need to monitor glucose, ECG, and blood pressure with quinine administration. I repeat, you need to monitor glucose, ECG, blood pressure with quinine. And I hope you all know this MCQ point as well, that you don't need to give primaquine in G6PD patient. Which one of the following antimalarial is not to be given in G6PD? The answer is primaquine. And the other question can be vice versa. Which one of the following antimalarial should be given in G6PD? Or what is the drug of choice in G6PD patients? Artemether. The answer is artemether. In G6PD, we prefer artemether. We do not give primaquine in G6PD. ओके सो थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ जगह रखता हूं मैं साथ साथ किसी स्टूडेंट को मैं बीच में कहूंगा कि रिपीट कर दे स्लाइड जो इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसके बारे में समझूंगा सो से आप लोग जागते भी रहेंगे सो मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर हुमा टू प्लीज रिपीट दिस स्लाइड डॉक्टर हुमा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज जल्दी से शाबाश आर यू हियर डॉक्टर हुमा आई थिंक डॉक्टर हुमा नहीं है डॉक्टर मुर्तजा अली शाह डॉक्टर हुमा आ गई जी जी डॉक्टर हुमा प्लीज रिपीट दिस स्लाइड drug of recurrent relapsing malaria is primaquine. Side effect of quinine, which need to stop the drug, that is hypoglycemia, and Plasmodium malaria can cause nephrotic syndrome. Plasmodium vivax and ovale, that will cause tertian fever. Plasmodium malaria cause quartan fever. Most common severe complication of falciparum malaria, severe anemia. Give mefloquine to a child who is going to malaria endemic area for 4 weeks. Monitor glucose, ECG, and BP with quinine administration. Don't give primaquine in G6PD patient. And the drug of choice in G6PD patient is artemether. Thank you. Thank you, Dr. Omar. Okay. Then you may be asked about Staphylococcus aureus. So please do remember that Staphylococcus aureus is the most common cause of pyogenic infection of the skin and soft tissues. Staphylococcus aureus is the most common cause of pyogenic infection of the skin and soft tissues. Bacteremia is common and can be associated with or can result in osteomyelitis, suppurative arthritis, pyomyositis, deep abscesses, pneumonia, empyema, endocarditis, pericarditis, and rarely meningitis. Sometimes the Staphylococcus aureus causes toxin-mediated diseases like food poisoning, staphylococcal scarlet fever, scarlet skin syndrome, toxic shock syndrome. So if you want to learn a mnemonic for staphylococcal diseases, the mnemonic is soft pains, soft pains. S for skin infections, O for osteomyelitis, F for food poisoning, T for toxic shock syndrome, P for pneumonia, A for acute endocarditis, I for infective arthritis, N for necrotizing fasciitis, and S for sepsis. Soft pains. You may be given an MCQ regarding staphylococcal toxic shock syndrome. So please do remember that the major criteria is acute fever more than 38 degrees centigrade, hypotension, and a rash. Rash may be erythroderma with convalescent desquamation.
तीन criteria major हैं, all of them are required, and then there are minor criteria, any three or more. Mucous membrane inflammation, either mucous membrane of vagina, oropharyngeal, conjunctiva, oral mucosa. So the mucous membrane will be inflamed. So if oral mucosa will be inflamed, the tongue will become strawberry-like. Vomiting, diarrhea, liver abnormalities, maybe bilirubin rise, maybe transaminase greater than twice the upper limit of the normal. Maybe renal abnormalities like blood urea nitrogen or creatinine greater than twice the upper limit of the normal, or greater than 5 white blood cells per high power field. Maybe muscle abnormalities like myalgia or creatine phosphokinase greater than twice the upper limit of the normal. CNS abnormalities like alteration in consciousness without focal neurological signs. Thrombocytopenia. So ये minor criteria है. If you get any three or more, then it will be suggestive of staphylococcal toxic shock syndrome. There's some exclusion criteria as well, absence of another explanation. There must not be some other explanation of these symptoms, and then blood cultures must be negative, except occasionally for Staphylococcus aureus. If you get a question regarding the treatment of Staphylococcus aureus infection, you must know that the drug of choice is vancomycin. When first option is vancomycin. Let's suppose vancomycin is not given in the options, go for nafcillin or oxacillin. If the patient has already taken several courses of vancomycin, he's not improved, you can also give linezolid, especially in the life-threatening infections. When there is no life-threatening infection, go for vancomycin. Similarly, nafcillin or clindamycin can also be given. Nafcillin for non-life-threatening infection when low likelihood of MRSA is suspected. And clindamycin for the non-life-threatening infection without signs of severe sepsis. In severe sepsis, go for vancomycin. For non-life-threatening infections, you can also give nafcillin or cefazolin, especially when there is no MRSA. Now the question comes, if the patient has methicillin susceptible penicillin resistance, if he is resistant then the drug of choice is nafcillin. Alternate is cefazolin or clindamycin. Vancomycin only for penicillin cephalosporin allergic patients. If the MCQ comes like this, the patient is methicillin susceptible, penicillin resistant Staphylococcus aureus, and he is resistant to penicillin cephalosporin, then go for vancomycin. Sometimes we give ampicillin plus sulbactam as well. So this was methicillin susceptible penicillin resistant Staphylococcus aureus infection. If the MCQ comes like this, the patient is methicillin resistant Staphylococcus aureus, which is called MRSA. When you say MRSA, what does MRSA mean? MRSA means methicillin resistant Staphylococcus aureus. इसका vice versa होता है methicillin susceptible Staphylococcus aureus. So methicillin susceptible, give nafcillin or cefazolin or clindamycin. But if it is methicillin resistant, then the drug of choice is always vancomycin. कहीं पे भी वो लिख दे, there is MRSA, the drug of choice is vancomycin. बस बात खत्म, confused नहीं होना. इस स्लाइड को देखें और अपना आंसर टाइप करें.
Come on, quick. So the answer is diphtheria. इस तरह की पिक्चर देख के आप सब डायग्नोसिस पूछ सकता है। डिप्थीरिया में एक स्पेशल किस्म की मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको अगर आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीड करेगी। अच्छा, अभी आपको मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले स्टेफिलोकोकस toxic shock syndrome. Now there is another entity which is called as streptococcal toxic shock syndrome. Streptococcal में hypertension होगी plus 2 or more of the following criteria होगा, which includes renal impairment, hepatic involvement, adult respiratory distress syndrome, and generalized erythematous macular rash with soft tissue necrosis. When you talk about streptococcal toxic shock syndrome, there can be two scenarios. One is the scenario of a definitive case, other is the scenario of a probable case. Now let's learn how to define a definitive case. When there is clinical criteria plus group A streptococcus from a normally sterile site, that is definitive case. Clinical criteria plus group A streptococcus from a normally sterile site. When there is clinical criteria plus group A streptococcus from a non-sterile site, then it is a probable case. इस पिक्चर को देखकर अपना आंसर जल्दी से टाइप करें। थोड़ी सी आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा रहा हूं ताकि आप जागते रहें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो उसको नोट कर लें, मैं एंड पे आंसर करूंगा। ओके गुड, द आंसर इज स्कारलेट फीवर। बिल्कुल ठीक आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। द पिक्चर शोज स्कारलेट फीवर, इसमें सैंड पेपर लाइक रैश है, स्ट्रॉबेरी टंग है, एंड अगला एमसीक्यू होगा, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस स्कारलेट फीवर। जी, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज स्कारलेट फीवर? जल्दी से अपना आंसर टाइप कर रहे हैं, शाबाश। व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज स्कारलेट फीवर? Streptococcus. Okay. Now, description of the rash of scarlet fever. Sometimes इस rash के बारे में MCQ आ जाता है. So you need to know few points regarding that rash. The rash appears within 24 to 48 hours after onset of symptoms. पहला MCQ आपको बताना चाहिए कि after the onset of symptoms जो rash आएगा वो within 24 to 48 hours आएगा. Although it may appear with the first signs of illness. It often begins around the neck and spreads over the trunk and extremities. कहाँ से शुरू होता है? It begins around the neck. It spreads over the trunk and extremities. याद रखें जो measles का rash होता है, that begins behind the ears. The rash is a diffuse finally papular erythematous. Rash की quality क्या होगी, description क्या होगी कि एक तो diffuse होगा, papular होगा, erythematous होगा, and it will produce a bright red discoloration of the skin which blanches on pressure. A very very important point, blanch करेगा. By the way, मुझे blanching and non blanching से एक और MCQ याद आ गया है जो CPSP में commonly पूछा जाता है. Not about scarlet fever, general students इसमें confuse होते हैं. Scenario दे के कहता है कि जी परपराज हैं on the lower limbs, और नीचे उसने ऑप्शंस में अर्टिकेरिया भी लिखा होता है और HSP भी लिखा होता है. सो जब परपराज हूं और ब्लैंच हो जाएं, आपने अर्टिकेरिया चूज करना है, और जब परपराज हूं और वो नॉन ब्लैंचेबल हूं तो आपने HSP चूज करना है. जहां तक स्कारलेट फीवर का ताल्लुक है, ये भी ब्लैंच हो जाता है. द स्किन हैज अ गूज पिंपल अपीयरेंस एंड फील्स रफ. स्किन पे हाथ फेरेंगे, स्किन रफ होगी, स्मूथ नहीं होगी, ठीक है, रफ सी फीलिंग आएगी.
The cheeks are often erythematous with pallor around the mouth. गाल सुर्ख जरूर होंगे लेकिन माउथ के अराउंड थोड़ा सा पैलर होगा. After 3 to 4 days, the rash begins to fade. ये भी एक MCQ है कि rash कब fade होता है? After 3 to 4 days, the rash begins to fade, and it is followed by desquamation. Initially on the face, progressing downwards and often resembling a mild sunburn. So I hope you remember all these points regarding the rash of scarlet fever. बाकी रैशेस भी मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, especially when we will do डमा के क्लास में. Few words about impetigo. Impetigo has traditionally been classified into two clinical forms. One is bullous and the other is non-bullous. Non-bullous impetigo is the more common form, and it is a superficial infection of the skin that appears first as a discrete papillovesicular lesion surrounded by a localized area of redness. The vesicles rapidly become purulent and covered with a thick, confluent, amber-colored crust. जब impetigo का vesicles थोड़े से पुराने होते हैं तो purulent हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है और ऊपर उनके एक thick सी covering आ जाती है, crusting आ जाती है. The lesions may occur anywhere but are most common on the face and extremities. Please do remember the impetigo is more common on face and extremities. Regional lymphadenitis can be there. Non-bullous impetigo is generally not accompanied by fever or other systemic signs or symptoms. Non-bullous impetigo is just local infection है, fever का होना जरूरी नहीं है. Few words about erysipelas. So erysipelas क्या है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जब डीपर लेयर्स ऑफ स्किन को इन्वॉल्व कर ले, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व कर ले, तो इसको एरिस्पिलास कहते हैं. जिस जगह एरिस्पिलास होगा वहां स्किन स्वोलन होगी, रेड होगी, टेंडर होगी, सुपरफिशियल ब्लब्स भी हो सकते हैं. And the most characteristic finding is a sharply defined, slightly elevated border. स्किन वहां शार्प होगी, थोड़ी उभरी हुई होगी, रेड होगी और उसके बॉर्डर्स होंगे. The onset is abrupt and signs symptoms of a systemic infection such as high fever are often present. Erysipelas के साथ fever systemic symptoms हो सकते हैं. Cultures obtained by needle aspirate of the advancing margin of the inflamed area often reveal the causative organism. Causative agent पूछा जा सकता है, which one of the following is a causative agent of erysipelas? Please do remember gas, group A streptococcus. पूछा जा सकता है कैसे डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, कल्चर ले लेंगे नीडल डाल के. Now some other scenarios which are being commonly asked in your exams. अगर आपके सिनेरियो में फीवर हो, हाइपोटेंशन हो, erythematous rash हो with subsequent desquamation on the hands and feet, साथ में मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, डायरिया, माइल्जिया, नॉन फोकल न्यूरोलॉजिकल abnormalities, conjunctival hyperemia and strawberry tongue, then your diagnosis will be toxic shock syndrome. So please do remember, you must be able to differentiate between the scenario of toxic shock syndrome and scenario of scarlet fever. Both have something common. Strawberry tongue may be present in both. Desquamation may be present in both. But when he gives the clues, fever with hypotension, multi-system involvement, a more toxic patient, then go for the toxic shock syndrome. Otherwise, if he says there is a rash with strawberry tongue, throat is congested, the rash is dry, sandpaper-like, go, scarlet fever. Look at the next scenario.
A 2 to 7 year old boy having well-demarcated perianal erythema associated with anal pruritus, painful defecation, and occasionally blood-streaked stools. Plus, there is flat pink to beefy red perianal erythema with sharp margins extending as far as 2 centimeters from the anus. Your diagnosis is perianal dermatitis. So, if you focus on this scenario, what information are you getting in a perianal dermatitis? Specific age, then the whole problem is around the perianal area. There is erythema, there is pruritus, the defecation is painful, sometimes blood is coming, and there is pink, beefy red erythema, margins are sharp, pathology is all around the anus. Your diagnosis is perianal dermatitis. If he gives you a scenario of a prepubertal girl having a serious discharge with marked erythema and irritation of the vulvar area, the girl is having vaginal discharge, which is serous, surrounding erythema, irritation. She's having itching. She's also having a discomfort in walking and in urination. Go for group A Streptococcus vaginitis. Sometimes students UTI करके आ जाते हैं. So you must be able to differentiate the scenario of urinary tract infection in group A Streptococcus vaginitis. Vaginitis में वो जो पेरीवेजाइनल एरिया है, जैसे वल्वर एरिया है, उसके एरिथीमा का, उसकी इरिटेशन का, उसकी इचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा होगा, प्लस डिस्चार्ज आ रहा होगा. Then look at the next scenario. Onset of acute arthritis following an episode of group A Streptococcus pharyngitis in a patient whose illness does not fulfill the Jones criteria. What happens अगर straight away एक रोमैटिक का सिनेरियो, एवरीबडी विल पिक इट आउट. प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम होती है जब सिनेरियो में जॉन्स क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होता, बच्चे को एक्यूट आर्थराइटिस हुआ होता है, आर्थराइटिस दे देता है सिनेरियो में, लेकिन जॉन्स क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होता. लार्ज जॉइंट्स का जिक्र कर देता है, समटाइम्स पेरिफेरल जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स का जिक्र कर देता है, और नॉन माइग्रेटरी आर्थराइटिस होता है. So in that case, your diagnosis will not be rheumatic. Your diagnosis will be post-streptococcal reactive arthritis. Simply reactive arthritis. So please do remember, reactive arthritis mono भी हो सकता है, poly भी हो सकता है. इसमें large joint भी involve हो सकते हैं, इसमें small joint भी involve हो सकते हैं. ज्यादा chance है कि large joint देगा आपको. हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले infection का जिक्र करेगा. Next scenario देखिए. If he gives you a mass in the neck or submandibular region that persists for weeks to months, associated pain, and fewer than 1/3 of patients will have fever, dysphagia, or have a draining sinus. Plus, he says there is an acute pyogenic infection with tender fluctuant mass with trismus. अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सारे आपको clues दे दे सिनेरियो में. मैंने आपको मैक्सिमम क्लूज याद करवा दूंगा. हो सकता है वो सिनेरियो में 1 क्लू दे, 2 क्लू दे. सो एक बच्चा है जिसकी नेक सबमैंडिबुलर रीजन में एक मैस है. He is having dysphagia, he is having a draining sinus. The mass is tender, fluctuant. He's unable to open the jaw completely.
Sometimes a fistula has been formed, having draining, and the drainage contains the sulfur granules. Your diagnosis is cervicofacial actinomycosis. Cervicofacial actinomycosis. पूरा नहीं भी याद रहता तो actinomycosis याद कर लो. This is the picture of cervicofacial actinomycosis. Look at. There is a swelling, there is a mass, and there is a draining sinus. अगर टेक होम मैसेज याद कर लो, एक वर्ड में एक्टिनोमाइकोसिस को याद करो तो ये होगा a mass in the neck with a draining sinus. Now some more scenarios which are being commonly asked in your examination. थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करूंगा, आंसर एकदम से नहीं बताऊंगा, पहले चंद सेकंड के लिए आप सोचिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा. A 5-year boy who's having a tick bite developed fever, particular rash on the palms and the soles. He's also having severe headache, myalgia, low platelets, hyponatremia. जी स्टूडेंट्स, व्हाट कम्स इन योर माइंड? लिखने का टाइम नहीं है, अगर कोई किसी को आता है तो जल्दी से बोल दे, अदरवाइज मैं आपको आंसर बताऊंगा बिकॉज हमने एमसीक्यूज भी करना है, प्रेजेंटेशन इज लॉन्ग. लाइम डिजीज, रॉकी माउंटेन ही हो सकता है. Okay, let's see the answer. Yes, she's correct. It is Rocky Mountain spotted fever. यही सिनेरियो देके वो आपसे पूछ सकता है कि what is the drug of choice in Rocky Mountain spotted fever? The answer is doxycycline. So tick bite का जिक्र होगा सिनेरियो में, मेन चीज ये है. Come to the other scenario. A 5-year-old tick bite, इधर भी tick bite है. Fever, rash, myalgia, headache, pancytopenia, elevated liver enzymes, hyponatremia. उसी से मिलता जुलता सिनेरियो है. यहाँ क्या डायग्नोसिस होगी? कम ऑन, आता है आप लोगों को? Rickettsia. The diagnosis is ehrlichiosis. The drug of choice is doxycycline. Okay. If you see a target skin lesion, this is a target skin lesion of a child who is playing in a park. और ये आपको पिक्चर दे देता है तो what will be your diagnosis? Lyme disease. Very good. Lyme disease. Then he may ask you, what is the drug of choice in Lyme disease? तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. अगर बच्चे की एज 8 ईयर से बड़ी होगी, say doxycycline. If the age is less than 8 years, say amoxicillin. So please Lyme disease के सिनेरियो में पेशेंट की एज देख के ड्रग ऑफ चॉइस डिसाइड कीजिएगा. More than 8 years, doxycycline. Less than 8 years, amoxicillin. सर एक क्वेश्चन है. जी जी, क्वेश्चंस अगर आप माइंड ना करें तो हम एंड पे ले लें. जी सर, थैंक. अच्छा. Child attended hunting with parents. They hunted and skinned rabbits. The child presented with large lymph node in the groin and fever. जी. Tularemia. बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने एक आंसर किया, बहुत बिल्कुल ठीक आंसर किया. The answer is tularemia. इसमें क्या क्लू है?
बच्चा हंटिंग पे गया है along with parents, वहां उन्होंने एनिमल कांटेक्ट हुआ है और अब वो बच्चा आया है लार्ज lymph node के साथ in the groin and fever. The answer is tularemia. He may give you this scenario and ask you the organism. The organism is Francisella tularensis. Francisella tularensis. And he will ask you about the drug of choice. The drug of choice is gentamicin, streptomycin. Either gentamicin or streptomycin. Look at the next scenario. Bite of a cat, dog, or other animal. 12 hours later presents with swelling, tenderness, erythema, and serous or sanguinopurulent discharge at the site. Bite हो गया, अब swelling, tenderness, erythema, discharge. Answer is Pasteurella. Pasteurella infection हो गई है. Drug of choice is penicillin. And practically we give augmentin. Just to tell you, if there is no option of penicillin and he gives you augmentin का formula दे दे, तो go for augmentin. Then, watery diarrhea or blood and mucus in stool. If he gives you watery diarrhea with or blood and mucus in the stool, तो आप देखें कि आगे मजीद क्लूज क्या हैं. अगर मजीद क्लूज में he give you contact with poultry or turtles, then go for salmonella. And if he gives you clues like fever, seizures, ill-looking, sick-looking, tenesmus, go for Shigella. If he gives you a scenario in which there is diarrhea, abdominal pain, mimicking appendicitis, diarrhea, abdominal pain, mimicking appendicitis, then look for the other clues. If in the other clues, he gives you contact with pork, maybe pork raw meat, maybe pharyngitis, go for Yersinia enterocolitis. Or if he gives a clue of iron overload, the child is having iron overload, either he may be a case of thalassemia or he may be a case of hemosiderosis, any iron overload condition, go for Yersinia enterocolitis. If in the other clues he gives you bloody diarrhea, improperly cooked turkey or chicken, he gives clue that the child is having bloody diarrhea and he has eaten improperly cooked chicken, go for Campylobacter. Okay? So diarrhea with abdominal pain can come with Yersinia, and diarrhea with abdominal pain can come with Campylobacter as well. Then please also remember that diarrhea can also come with HUS, hemolytic uremic syndrome. In that case, the bun and the creatinine, the urea and the creatinine will be elevated. There will be hemolytic anemia and there will be thrombocytopenia. Everybody, please do remember, there is a triad of hemolytic uremic syndrome in which there is hemolytic anemia, there is deranged RFTs, and there is thrombocytopenia. Classical triad of HUS. It should be on your fingertips. ये क्लासिकल ट्राइड मिल जाता है, डायरिया की हिस्ट्री है. बाकी क्लूज देखें. If he gives you a clue of a beef or hamburger, roasted beef, unpasteurized juices, roasted beef खा लिया पेशेंट ने,
unpasteurized juice ले लिया, then it will be she got toxin producing E. coli. The organism in that case will be Shiga toxin producing E. coli, especially the serotype 0157. Very commonly asked question in your exam. And the condition is called Shigella dysentery, caused by serotype 1. Then another entity which must be kept in the mind. If there is diarrhea, you get a history of reactive arthritis, leading the child to Guillain-Barré syndrome, then the organisms involved in this scenario can be Campylobacter, can be Shigella, can be Yersinia. जो मैं आपको GBS पढ़ाऊंगा CNS में, तो उस वक्त भी चीज डिस्कस होगी कि what are the organisms that can trigger a GBS. Answer is Campylobacter, Shigella, Yersinia. If there is a scenario in which the child's age is 2 months, he's having diarrhea and abdominal pain. Sorry, this is not the age. The history is that he's taking antibiotics for the last 2 months. सिनेरियो ये है कि बच्चा 2 माह से एंटीबायोटिक ले रहा है और उसे डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, तो आप समझ लीजिएगा दिस इज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल. दिस इज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. डायग्नोसिस पूछ ले तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ऑर्गेनिज्म पूछ ले तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल. होता टॉक्सिन्स की वजह से है, ए एंड बी. ड्रग ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट पूछ ले तो फर्स्ट इज मीटोनिडाजोल. पहली दफा हुआ है, योर ड्रग ऑफ चॉइस इज मीटोनिडाजोल. अगर सेकंड रिकरेंस है तो ओरल वैनकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. Now there is another scenario. There is a child who went to a trip. He was doing fun in the water, recreational water. Then he developed frequent non-bloody watery diarrhea. पानी में खेलता रहा, now develops non-bloody watery diarrhea. Think of cryptosporidium. Think of cryptosporidium. Diagnosis will be cryptosporidium. The test, if he gives this scenario and he asks about which investigation would you like to do, go for direct immunofluorescent antibody. Direct immunofluorescent antibody. If he asks about treatment, 3 days of nitaxonide. Then there is another scenario. If he gives a scenario of diarrhea with abdominal cramps and mucus in stool, having weight loss 4 weeks after traveling overseas or immigrant. Scenario में कोई immigrant दे देता है या कोई बच्चा है जो कि बाहर से आया है, डायरिया हो गया है, abdominal cramps हैं, mucus आ रहा है stool में, weight loss भी हो रहा है, your diagnosis is amoebiasis. If he asks you about the organism is Entamoeba histolytica. So गौर करें सिनेरियो पे तो क्या चीज है. डायरिया तो मतलब बहुत सारे कॉजेज है ना डायरिया के, लेकिन abdominal cramps, crampy abdominal pain होता है amoebiasis में. Maybe weight loss हो साथ में. क्यों होता है? Because there is exposure to contaminated water or food. Incubation period may be 2 to 4 weeks. हिस्ट्री देगा कि ऐसी ट्रैवलिंग कंट्री में गया है जो कि रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज हैं. हमारी जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गया है, गोरा बच्चा उठ के चला गया, जहां ना पानी साफ है ना फूड साफ है.
If he asks you about investigation, say I would go for stool sample. I would like to see trophocytes with ingested RBCs. I can also detect ELISA. I can also do ELISA to detect the antiamoeba histolytic antigen. So either you take the stool, go and see trophocytes, or you do ELISA to detect antiamoeba histolytic antigen. Very simple. The drug of choice is paromomycin or idoquinol. If he is asymptomatic, ठीक है, let's suppose इस तरह की कोई आपको सिनेरियो दे देता है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, ऑर्गेनिज्म बता देता है आपको, कोई आपको स्टूल फाइंडिंग बता देता है और आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछता है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, तो गो फॉर पेरोमोमाइसिन आइडोक्विनोल. बट अगर सिम्टोमेटिक है, इन्वेसिव है, कोलाइटिस हो चुका है, सिक है बच्चा, देन गो फॉर मीटोनिडाजोल और tinidazole followed by paromomycin or idoquinol. This is for invasive colitis. Then there is another scenario. There is a child who has long-term care facilities, schools, cruise ships, ingestion of ice. ठीक है? He has ingested some ice, or maybe scenario में लिख देंगे he has eaten shellfish. ज्यादातर या वो सिनेरियो में दे दे कि ज्यादातर बच्चा कैन फूड्स खाता है, रेडी टू ईट फूड्स खाता है, डब्बों वाली, खाने के बाद उसको एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग हुई है एंड डायरिया हुआ, एकदम एब्रप्ट वॉमिटिंग डायरिया. व्हाट कैन बी दिस? थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. एनी क्लू? शाबाश, कुछ आंसर्स आ रहे हैं. जिसको आंसर आता है अपना आंसर टाइप कर दे. The answer is norovirus. Very good, Doc Saiba. The answer is norovirus. Okay, let's summarize. जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. If you have diarrhea, poultry, turtle. डायरिया हुआ, पोल्ट्री का एक्सपोजर है, टर्टल्स का एक्सपोजर है, इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन 3 days, go for non-typhoidal salmonella. If the child is having diarrhea with seizures, high fever, ill looking, go for Shigella. If there is bloody diarrhea, history of poultry, abdominal pain, improperly cooked poultry mimicking appendicitis, go for Campylobacter. If there is abdominal pain mimicking appendicitis, pharyngitis, history of pork exposure, or maybe an iron overload patient, go for Yersinia and enterocolitis. If there is nausea, vomiting, very short incubation period, rice Bacillus cereus. ठीक है, एकदम से राइस कुछ खाए, एकदम ऑनसेट हो गया नाजिया वॉमिटिंग का, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड था, गो फॉर बैसिलस सीरियस. अगेन इसी तरह का एमसीक्यू है, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, वेरी अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ नाजिया एंड वॉमिटिंग, साथ पोटैटोस का कोई एक्सपोजर हुआ, पोटैटो सैलेड वगैरह खा लिया, इट कैन बी स्टाफिलोकोकस ऑरियस फूड पॉइजनिंग एज वेल. So may I request Dr. Murtaza Shah Saab to please repeat this slide? Yes, sir. Diarrhea, poultry, turtle, incubation period less than 3 days, non-typhoidal salmonella. Diarrhea, fever, high fever, ill-looking child, Shigella. Bloody diarrhea with history of poultry, abdominal pain, minus appendicitis. This is Campylobacter infection. Abdominal pain, minus appendicitis, pharyngitis, poor
Yersinia. History of nausea and vomiting, very short incubation period, plus history of rice eating, specialist arrest. Nausea and vomiting, very short incubation period, plus potato salad, staphylococcus aureus. Thank you. थैंक यू। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग बोलें तो अपना माइक जो है अपने मुंह के नजदीक कर लें ताकि सबको आवाज क्लियर हो। एनी थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा। लेट्स revise the drug of choices in different infections. If the infection is group A streptococcus, then the drug of choice is penicillin or amoxicillin. अच्छा, एक बात जो मैं पहली क्लास में बताना भूल गया वो ये कि during this course you should have a very good and sound internet system. अपना जो इंटरनेट है वो अपडेट कर लें 3 माह के लिए, कोई अच्छा पैकेज ले लें, थोड़ा सा उस पर पैसे लगा लें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन क्लासेस। बीच में सिग्नल ड्रॉप नहीं होंगे, स्पीड अच्छी रहेगी, मजा आएगा। और सेकेंडली क्लास लैपटॉप पे लेने की कोशिश करें, बड़ी स्क्रीन का भी आपको मजा आएगा। ओके और बीच में अगर कोई बातें मुश्किल मैं बता रहा हूँ जो आपके सर के ऊपर से गुजर रही हूँ तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये चीजें आगे जाके बार बार रिपीट होंगी, एमसीक्यूज में भी हम डिसाइड करेंगे, फिर आगे रिवीजन क्लासेस भी होंगी, कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होती रहेंगी, आस्ते आस्ते आपको चीजें याद हो जाएंगी। सो परेशान ना होइएगा कि यार हो बाकियों को तो आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, मैं तो बहुत पीछे हूँ। मोरल हाई रखना है अपना। ओके, drug of choice in different infections, group A streptococcus, penicillin or amoxicillin. Rocky Mountain spotted fever, doxycycline. Lyme disease, either doxycycline or amoxicillin. मैंने आपको बताया age difference. Tularemia, gentamicin oblique streptomycin. Ehrlichiosis, doxycycline. May I request Dr. Naila from Islamabad. Dr. Naila from Islamabad, please repeat the slide. Quick, come on. Drug of choices in different infections. In group A streptococcus, the drug of choice is penicillin or amoxicillin. Rocky Mountain spotted fever, doxycycline. Lyme's disease, doxycycline in more than 8 and less than 8 years, amoxicillin. Tularemia, gentamicin or streptomycin. Ehrlichiosis, doxycycline is the drug of choice. Thank you, Dr. Naila. Okay, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस पिक्चर को देखें, अपना डायग्नोसिस टाइप कर गए, बोलना नहीं है। Okay, the answer is erythema marginatum. Very good. erythema marginatum के बारे में अगला सवाल हो सकता है कि in which one of the following condition erythema marginatum can be present? G. In which one of the following condition erythema marginatum can be present? जल्दी से अपना आंसर टाइप करें। Rheumatic fever. Very good, Dr. Naila. अच्छा, बाकियों ने भी ठीक आंसर दिया। वेरी गुड। Let's quickly revise rheumatic fever. जल्दी से हम इसको रिवाइज करेंगे। It has major manifestations and minor manifestations. The criteria is called Jones criteria. Carditis, polyarthritis, erythema marginatum, subcutaneous nodules, chorea. 5 major criteria हैं. I repeat, carditis, polyarthritis, erythema marginatum, subcutaneous nodules and chorea. माइनर मैनिफेस्टेशंस में कुछ क्लिनिकल हैं, कुछ लैब में। क्लिनिकल में आर्थ्रेल्जिया एंड फीवर है, लैब में एलिवेटेड acute phase reactants हैं, ESR, CRP and prolonged PR interval. Prolonged PR interval.
और उसके बाद ये मेजर है माइनर है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिंग एविडेंस है कि हाँ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन हुई थी। क्या है सपोर्टिंग एविडेंस? आइदर पॉजिटिव थ्रोट कल्चर और रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट और एलिवेटेड और इंक्रीजिंग स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टीटर, एएसओ टीटर जिसे आप बोलते हैं। एएसओटी करा लिया, एएसओटी बढ़ा हुआ है। एएसओटी क्या है? एएसओटी एक एंटीबॉडी का टीटर है जो बताता है कि हाँ इस बच्चे में स्ट्रेप्टोकोकल आया था, ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस आया था, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनी और अब मैं टीटर करवाया तो मुझे बड़ा हुआ टीटर मिल गया। ये एक सपोर्टिंग एविडेंस है। Few questions which can be asked regarding rheumatic arthritis. पहला क्वेश्चन, कितने परसेंट पेशेंट्स ऑफ acute rheumatic fever में arthritis होता है? आंसर 75% of the patients with acute rheumatic fever have arthritis. सेकंड क्वेश्चन, किन जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है? लार्ज जॉइंट्स, लार्ज जॉइंट, लार्ज जॉइंट। प्लीज अगर सिनेरियो में स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर्स का जिक्र है, डू नॉट थिंक ऑफ rheumatic fever until proven otherwise. Generally not. थर्ड कैरेक्टर माइग्रेटरी होता है। फोर्थ पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पाइन इज वेरी अनकॉमन, वेरी वेरी अनकॉमन कि आपको रोमैटिक के सिनेरियो में स्पाइन इन्वॉल्वमेंट दे दे, इसी तरह स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट दे दे, दैट्स वेरी अनकॉमन। इसी तरह हिप की इन्वॉल्वमेंट दे दे, नहीं देगा, ज्यादा चांस है लार्ज जॉइंट्स का देगा। एल्बो, नी, ये बड़े बड़े जॉइंट, एंकल, रिस्ट। लास्ट पॉइंट, rheumatic joints are classically hot, red, swollen, tender, इतना टेंडर कि बेड जो चादर है अगर उसके ऊपर है या इवन उसकी ड्रेस है, वो ड्रेस ऊपर नीचे होता है, उससे भी उसको दर्द होगा। फ्रिक्शन ऑफ बेड क्लोथ्स, बीइंग अनकंफर्टेबल। सो 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए regarding the picking of scenario of rheumatic arthritis. Then there is another entity which is called PANDAS. PANDAS is pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with Streptococcus pyogenes. PANDAS is the term proposed for a group of neuropsychiatric disorders. So basically, the child has a combination of a Streptococcus infection, having some psychiatric problems as well. In short, if you remember, to pick it up in a scenario, what psychiatric problems can be there? Maybe OCD, maybe a tic disorder, maybe a Tourette syndrome, maybe only OCD, or maybe just feeling abnormality. There's something abnormal in his general behavior. This slide is more important when you're doing your short case and long case, but still, I thought it to read it quickly in written preparation as well. If you're given a scenario of acute rheumatic fever and the main symptom is arthritis, always put JIA as your differential and reactive arthritis as your differential. I'm not read all of them. Two main other things which should be kept in mind. One is JIA, one is reactive arthritis. And if it is a girl, always think of SLE. So ये critical thinking है जो scenario में होनी चाहिए ताकि आप एकदम से diagnosis में jump करके गलत नहीं बना लें. If rheumatic fever presents primarily with carditis, then think of viral myocarditis as well. Think of viral pericarditis as well. देखें कोई हार्ट की फाइंडिंग्स और क्या दी हुई हैं, कोई पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेशन तो नहीं दी हुई, कोई पेरिकार्डियल फ्लूइड तो नहीं दिया हुआ, कोई उसका टिकेपनिया तो नहीं है सिनेरियो में, कोई कार्डियोमेगाली तो नहीं है, कोई बच्चा सिक तो नहीं है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट तो नहीं है. एंड थिंक ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एज वेल. को देखें उसमें सिनेरियो में पेटिक की ब्रूजेस का जिक्र तो नहीं है, स्प्लीनोमेगाली तो नहीं है, जेन में लीजन ऑस्लर लोड्स तो नहीं है. If acute rheumatic fever presents mainly with chorea, think of Huntington chorea. Although Huntington chorea बच्चों में common नहीं है, but किताब में लिखा हुआ है इसलिए सोच लें. But उससे ज्यादा पाकिस्तानी settings में जो पाकिस्तानी examiners ज्यादा सुनना चाहते हैं, especially in short case and long case, that is Wilson, SLE, chorea with SLE and chorea with Wilson ज्यादा commonly हमारे यहाँ पूछा भी जाता है और देखा भी जाता है practically. Let's move forward. If he asks you about chemoprophylaxis for acute rheumatic fever,
तो इसमें 3 मेजर चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला, व्हाट इज प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस, दूसरा व्हाट इज सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस, तीसरा व्हाट इज टर्शियरी प्रोफिलैक्सिस। प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस वो है जो जिस वक्त इन्फेक्शन हुई उस वक्त जो आपने ट्रीटमेंट दी, चाहे 10 दिन के लिए एमॉक्सिसिलिन दी या सिंगल इंजेक्शन लगा दिया आपने बेंजोबियोटिक का, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी वो है जो हर 28 दिन बाद आप जो करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे हर 28 दिन के बाद, उसको बुला के एक इंजेक्शन लगाएंगे 4 वीक्स के बाद, दैट इज सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। और टर्शियरी प्रोफाइलैक्सिस क्या है कि जो आप डेंटल प्रोसीजर्स या किसी सर्जरी से पहले जो प्रोफाइलैक्सिस करेंगे, दैट इज टर्शियरी प्रोफाइलैक्सिस। वेरी वेरी क्लियर होनी चाहिए ये चीज आपको। ओके, गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस, what will you give? Sir, I would give penicillin G benzathine. What is the dose? If the weight is less than 27 kg, I would go for 600 international units. If the weight is more than 27 kg, I would go for 1.2 million international units. I will give intramuscular every 4 weeks. Or alternately, penicillin V can also be given 250 mg twice daily orally, but we don't have penicillin V commonly available in Pakistan. So Pakistani examiners love to listen about this benzobiotic, penicillin G benzathine. Alternatively, sulfadiazine or sulfasoxazole can also be given. डोज याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता इतना। अलबत्ता ये आपसे पूछा जाएगा कि if the child is allergic to penicillin and sulfonamide drugs, then what will you give? Answer is macrolides. Regarding the tertiary prophylaxis, please do remember the American Heart Association says that the cardiac conditions associated with the highest risk of an adverse outcome from infective endocarditis or from which prophylaxis with dental procedures is reasonable. They include prosthetic cardiac valve or prosthetic material used for cardiac valve repair. So जब कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिसमें के ऐसा बच्चा हो जिसमें कोई कार्डियक वाल्व रिपेयर हुआ है या प्रोस्थेटिक मटेरियल लगा हुआ है, तो उसको करनी है आपने प्रोफिलैक्सिस। किसी को प्रीवियसली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है उसको करनी है। तमाम कंजेंटल हार्ट वालों को नहीं करनी, सारे के सारे कंजेंटल हार्ट वालों को प्रोफिलैक्सिस जरूरत नहीं है। लेकिन कंजेंटल हार्ट डिजीज जिसमें कोई अनरिपेयर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज हो उसको करना है। कोई पैलिएटिव शंट डला हुआ हो या कंप्लीटली रिपेयर्ड कंजेंटल हार्ट डिजीज हो लेकिन अंदर कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल डला हो। एक बात जर्नल याद कर लें, जब भी हार्ट में कोई फॉरेन बॉडी डली हुई है, कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल, कोई वाल्व, कोई डिवाइस, तो बस मैंने करना है। एमसीक्यू में जवाब देना है जी मैंने करना है। स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months आफ्टर द प्रोसीजर, या रिपेयर्ड कंजेंटल हार्ट डिजीज है लेकिन अभी भी अंदर रेजिडुअल प्रॉब्लम मौजूद है, तब भी करना है। और अगर कार्डियक ट्रांसप्लांट हुआ है फिर तो करना ही करना है। लेकिन उनमें जिनमें कार्डियक वैल्वुलोपैथी है, कार्डियक ट्रांसप्लांट है, हु डेवलप्स कार्डियक वैल्वुलोपैथी, तो फिर करना है। अच्छा, ड्यूरेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमनली आस्क्ड, किस बच्चे में कब तक ड्यूरेशन करेंगे होगी ये प्रोफिलैक्सिस की। सो रूमेटिक फीवर, सिंपल रूमेटिक फीवर, कोई कार्डाइटिस नहीं है, 5 year or until 21 year of age, whichever is longer. दूसरा सिनेरियो, यहाँ विदाउट कार्डाइटिस था, इसने विद कार्डाइटिस कर दिया, इसी बच्चे को कार्डाइटिस है, तो आपने फौरन देखना है कि क्या सिर्फ कार्डाइटिस के साथ में रेजिडुअल हार्ट डिजीज भी है। सिनेरियो लिखेगा जी रेजिडुअल हार्ट डिजीज नहीं है, खाली कार्डाइटिस, तो आप कहेंगे इस 5 को 10 कर देंगे, इस 5 को 10 कर देंगे, ये 21 ईयर ऑफ एज उधर ही रहेगा, ये 5 10 हो जाएगा। आप कहेंगे 10 ईयर और अंटिल 21 ईयर ऑफ एज व्हिचएवर इज लॉन्गर। कार्डाइटिस भी आ गया ना, थोड़ा सा बढ़ा दो ड्यूरेशन, 5 ईयर की जगह 10 ईयर कर दो। तीसरा सिनेरियो देखें, अगर सिनेरियो में लिखा है कि कार्डाइटिस है, साथ में रेजिडुअल हार्ट डिजीज भी है, अब आपने
फिगर और बढ़ा देनी है आपने, कहना 10 ईयर और until 40 ईयर ऑफ एज विच एवर इज लॉन्गर समटाइम्स लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलैक्सिस। आप जरा भी रिस्क नहीं लेंगे, बहुत लंबी प्रोफाइलैक्सिस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रेजिडुअल हार्ट डिजीज हो चुकी है। Few words about group B streptococcus. If he gives you a scenario of an early onset disease or early onset sepsis, तो उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक अर्ली ऑनसेट है और एक लेट ऑनसेट है। 0 to 6 days, 6 दिन के अंदर अंदर सेप्सिस आती है, से इट इज अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। 6 दिन के बाद आती है 90 दिन के तक लेट ऑनसेट सेप्सिस। अर्ली ऑनसेट इतनी जल्दी क्यों आ गई? डेफिनेटली कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन थी, डिलीवरी में कोई गड़बड़ थी, दैट इज द रीजन। लेट ऑनसेट में नथिंग टू डू विद ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। In early onset disease, obviously there will be signs of sepsis, maybe pneumonia, maybe meningitis. In late onset, bacteremia, meningitis, osteomyelitis, any other focal infection. Now, group B streptococcus has various serotypes. Please do remember that 1A, 1B, 2, 3 and 5 cause early onset disease. अगर ये सब याद नहीं होती कोई बात नहीं, आप ये याद कर लो कि जो serotype 3 है ना, वो मेनली लेट ऑनसेट डिजीज करता है, serotype 3। तो अगर बाकी तो अर्ली ऑनसेट ही करेंगे ना, ये याद कर लो बस। फर्टेलिटी किसकी ज्यादा? ऑफ कोर्स छोटे बच्चे की फर्टेलिटी ज्यादा है, न्यूबॉर्न की ज्यादा फर्टेलिटी है। सो फर्टेलिटी हियर इज 4.7, हियर इट इज 2.8%। if the child has group B streptococcus disease, group B पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है न्यूनेट्स में इन्फेक्शन का, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ट्रीटमेंट बैक्टीरिया है विदाउट अ फोकस, पता नहीं है आपको फोकस का, बस आपको पता है सेप्सिस है, बैक्टीरिया है, यू नो, रिकमेंडेशन 10 days। मेनिंजाइटिस है ऑलवेज 14 days, सिंपल मेनिंजाइटिस है। साथ मेनिंजाइटिस कॉम्प्लिकेट हो गया, वेंट्रिकुलाइटिस भी हो गया, गो फॉर 4 weeks। इसी तरह इन्फेक्शन आगे बोन्स में चली गई है, सेप्टिक आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस है, अगेन गो फॉर 4 weeks। ये पक्के एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। Few words about listeria. लिस्टीरिया के सिनेरियो में एक तो प्रेग्नेंट वुमेन का जिक्र कर सकते हैं, बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन हैव इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू लिस्टीरिया इन्फेक्शन, approximately 20 times higher than non-pregnant women. Why? क्यों प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा कॉमन है? Because of a relative impairment in cell-mediated immunity. You all know from first year MBBS that pregnancy is an immunocompromised state. Now, what will be the consequence? अगर pregnancy में listeria आ गया है तो होगा क्या? That can result in spontaneous abortion. And the usual presentation in the second and third trimesters is a flu-like illness. होता क्या है? Flu-like illness start होती है, results in seeding of the uterine contents by bacteremia or maternal meningitis. Flu से start होता है, उसके बाद sepsis, septicemia leading to meningitis हो जाता है। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसी मदर को जब बच्चा पैदा होगा तो उसके साथ क्या करना है। उसको एक तो कहेंगे कि इसको न्यूनेटल लिस्टीरियोसिस हो गया, न्यूनेटल लिस्टीरियोसिस। Now, as far as the neonatal listeriosis is concerned, there are two clinical presentations. Either an early onset neonatal disease in less than 5 days period, or maybe a late onset neonatal disease when the age is more than 5 days. अर्ली ऑनसेट अगर न्यूनेटल लिस्टीरियोसिस होता है तो मेनली सेप्सिस की शक्ल में आएगा, सेप्टिसीमिया कहलाएगा। लेट हो जाता है, लेट मींस बैक्टीरिया ज्यादा है, तो मेनली मेनिंजाइटिस के साथ आएगा, सीडिंग सीएनएस के अंदर तक हो चुकी होगी। सो ये दो प्रेजेंटेशन न्यूनेटल लिस्टीरियोसिस की याद रखनी है।
उसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाट इज द पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी. So out of all the infections, I took the common infections जिनकी period of infectivity पूछी जाती है. For chicken pox, 2 days before the rash starts until all the blisters have crusted over. They crusted over. Chicken pox कब तक infective रहता है? 2 days before the rash until all the blisters crusted over. इसी MCQ को वो इस तरह पूछता है कि there is a child who developed chicken pox and the mother asks you, shall I take my child to the school? Or doctor साहब, when can I send my child to school? तो आपने कहना है कि when all the blisters have crusted. Then E. coli enteritis, 2 days of negative stool samples. एक बच्चा अगर उसे E. coli आ गया है उसके अंदर, तो जब तक उसके stool samples negative नहीं हो जाते, 2 days of negative stool samples, he is prone to spread the infectivity. Similarly, fifth disease है, उसका कोई exclusion criteria नहीं है. दिन में 5 दफा गले मिल सकते हैं. ये वैसे मैंने याद कराने के लिए लिख दी है कि एक बच्चे को फिफ्थ डिजीज है तो उसका कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं है. मतलब वो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी उसकी यानी वो इन्फेक्टिविटी नहीं है, आप उसे दिन में 5 दफा गले मिल सकते हैं. इसी तरह एच इन्फ्लुएंजा है. 48 hours after treatment was commenced. Once treatment has commenced, 48 hours तक केयरफुल रहना है, देन चिल करें. हैप ए है 5 days in under 5 years old. 5 days in under 5 years old. उसके बाद ये 3, 4, 5 डिजीज मैंने इकट्ठी लिखी हैं. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फ्लुएंजा ए, लाइम डिजीज, रोजियोला इन्फेंटम, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस. तो इनमें कोई ऐसा एक्सक्लूजन नहीं है, ठीक है. लेकिन कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर इन्फॉर्म कर दें क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा सा स्मॉल रिस्क जरूर है. सो अगर ये इन्फेक्शंस हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फॉर्म कर दें. अदरवाइज कोई ऐसी क्लियर कट पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी नहीं है, इनकी कोई एक्सक्लूजन नहीं है. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, इन्फ्लुएंजा ए में, लाइम में, रोजियोला में और स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस में. फिर मीजल्स. मीजल्स तो मिस नहीं करना, इसमें माफी नहीं है. मीजल्स पे रट लो. 5 days from the onset of the rash. Period of infectivity of measles is 5 days from the onset of rash. रैश निकलने के बाद 5 दिन तक पीरियड हो सकता है इन्फेक्टिविटी का. 5 दिन तक आइसोलेट रखना है आपने बच्चे को फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द रैश. देन मेनिंगोकोकल डिजीज टिल 48 hours फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है, 48 hours तक बी केयरफुल, देन चिल. मम्प्स 24 hours before the 3 days after parotid swelling. इस तरह से है 24 hours before and 3 days after parotid swelling. इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं. ये so mumps 24 hours before and 3 days after parotid swelling. Then Norwalk virus 3 days from the last episode of diarrhea. ये इतना नहीं पूछेंगे. Pertussis का पूछ सकते हैं 5 days from the start of treatment. Rubella 5 days from the onset of the rash. Measles हो गया, इसको रिपीट नहीं करते. Rubella का याद कर लें. Let me switch on the pointer. Rubella is 5 days from the onset of the rash. Scabies until treated. Please do remember, if a question comes in exam regarding the period of infectivity of scabies, तो जब तक scabies मुकम्मल treat नहीं हो जाती, the child remain a source of infection. Scarlet fever 24 hours from the start of antibiotic treatment. एंटीबायोटिक को 24 आवर हो गए, अब चिल कर सकते हैं. जब तक एंटीबायोटिक को 24 आवर नहीं हुए, स्कारलेट फीवर इन्फेक्टिविटी हो सकती है. TB, if the smear is positive 2 weeks after starting ATT. अगर स्मीयर पॉजिटिव है 2 हफ्ते तक ATT 2 हफ्ते तक आइसोलेट रखें, 2 हफ्ते के बाद चिल करें.
स्मीयर नेगेटिव है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसे ना भी आइसोलेट करें तो खैर है। ठीक है, सो ये 2 स्लाइड्स थी जिनमें मैंने पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी आपको पढ़ा दिया। फ्यू क्वेश्चंस अबाउट टीबी which are very commonly asked in Pakistani exams, either MCPS, IMM or Part 2. The time interval between infection and clinically apparent disease. Let's suppose infection body के अंदर introduce हुई, तो कितने टाइम के बाद जाके lymph nodes swell हो जाएंगे, lymph node tuberculous बन के सामने आएंगे? 3 to 9 months लगेंगे। इन्फेक्शन आती है कितने टाइम के बाद? जो एंडोब्रोंकियल यानी जो ब्रोंकियल इन्वॉल्वमेंट है वो हो जाएगी 5 to 6 months। इन्फेक्शन आती है कितने टाइम के बाद डिसेमिनेट कर जाएगी? 2 to 6 months। इन्फेक्शन आती है कब तक मेनिंजेस में पहुंच जाएगी? 2 to 6 months। और बोन और जॉइंट में तो बहुत टाइम लगेगा। Takes several years to manifest the symptoms। और रीनल और जीआईटी ट्यूबरकुलोसिस में भी several years after the primary infection। इसलिए कहते हैं कि abdominal tuberculosis is very difficult to pick, क्योंकि हल्के हल्के माइल्ड से सिम्टम्स उसको मतलब बहुत अरसे से रहते हैं। बाज़ औक़ात वो एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन अंदर अंदर ही वेट गेन नहीं हो रहा होता, ऑफ एंड ऑन abdominal पेन हो जाते हैं, इनको खास सिम्टम नहीं भी होते, तो बड़ा ही वेग सी प्रेजेंटेशन होती है जीआई ट्यूबरकुलोसिस। रीजन क्या है? रीजन ये है कि it takes a very long time until becomes a full blown infection। Now, how will you prevent the perinatal tuberculosis? The most effective way of preventing TB infection and disease in the neonate or young infant is through appropriate testing and treatment of the mother and other family members। High-risk pregnant women should be tested. The first thing is testing। If the woman is high risk, go for test। TST कर लें, आइग्रा कर लें। Those who have a positive result should receive a chest radiograph with appropriate abdominal shield। या अब इस तरह के सिनेरियोज आएंगे कि माँ है हाई रिस्क है, क्या करेंगे? आपके इसमें टेस्ट करूंगा, पहले मैं टीएसटी कराऊंगा, आइग्रा कराऊंगा, अगर वो पॉजिटिव आता है मैं एक्सरे की तरफ जाऊंगा, लेकिन abdominal शील्ड रख के कराऊंगा। अब आगे डिफरेंट सिनेरियोज देखें क्या है। आपने टेस्ट कराया, मदर नेगेटिव चेस्ट एक्सरे, मदर का एक्सरे नेगेटिव है, क्लिनिकली भी वेल है, तो आप कहेंगे यार एक्सरे भी ठीक है, क्लिनिकली वेल है, नो सेपरेशन, कोई जरूरत नहीं है सेपरेट करने के इन्फेंट और मदर को। सिनेरियो नंबर 2 देखें, ये पक्के क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, मैं बता रहा हूं आपको। इफ द मदर हैज सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, आपको उस टाइम नहीं था टेस्ट कराने का, बस आपको शक है ट्यूबरकुलोसिस का, चुप करके न्यूबॉर्न को सेपरेट कर दो अंटिल द चेस्ट एक्सरे इज ऑब्टेन्ड। ये एक सिनेरियो है। अब अगला सिनेरियो सुने। लेट्स सपोज टीबी एविडेंस आ जाता है, स्टार्ट मदर विद द ट्रीटमेंट एंड इन्फेंट शुड रिसीव केयरफुल फॉलो अप केयर। अब इन्फेंट भी बात कर देंगे इन्फेंट के साथ क्या करना है आपने। इफ द मदर्स चेस्ट रेडियोग्राफ इज एबनॉर्मल, एक्सरे खराब है मां का, तो फौरन सेपरेशन कर दें अंटिल द मदर हैज बीन इवैल्यूएटेड थॉरली। जब तक मां के बाकी टेस्ट नहीं होते सेपरेट कर दें, फौरन उसका स्पूटम करा लें। इफ द मदर्स चेस्ट रेडियोग्राफ इज एबनॉर्मल but the history, physical examination, sputum and evaluation of the radiograph show no evidence of current active tuberculosis। एक्सरे खराब है लेकिन बाकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, स्पूटम और बाकी चीजें सब ठीक हैं, तो आपने दरमियानी रास्ता चुनना है, मफामत का रास्ता। मफामत ये है कि आपने कहना है कि बेबी बिल्कुल क्लियर भी नहीं है और डिजीज भी नहीं है, बेबी इज एट लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आपने कहना है द बेबी इज एट लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सिनेरियो नंबर 3 देखें। If the mother's chest radiograph or AFP sputum smear shows evidence of current TB disease, disease का एविडेंस मिल जाता है आपको, चेस्ट एक्सरे में एविडेंस मिल जाता है या स्पूटम मिल जाता है, फौरन बेबी को आइसोनेजिड स्टार्ट कर दें, आइसोनेजिड स्टार्ट कर दें और कोई बात नहीं टिक करनी, जो इस ऑप्शन में होगा स्टार्ट आइसोनेजिड उसको टिक करना है। और ये एमसीक्यू पास सीपीएसपी में आया भी हुआ है। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात लिखता है, वो कहता है कि अगर आपने फौरन से आइसोनेजिड स्टार्ट कर दी
So that has been so effective that separation of the mother and infant is no longer considered mandatory. जरूरत ही नहीं है separation करानी, आपने isolate जो start कर दी. That's very effective. अब हम इन बातों को समराइज कर लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिनमें वाकई सेपरेशन की जरूरत है. हर कंडीशन में सेपरेशन की जरूरत नहीं है. देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस जब आपको सेपरेशन करनी है. वो क्या है? इफ द मदर इज इल इनफ टू रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, मां इतनी बीमार है कि उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ रहा है. Has been or is expected to become non-adherent to treatment. आपको लगता है मां तो ट्रीटमेंट लेके नहीं भाग जाएगी, इतनी एजुकेटेड नहीं है कि मेरी एडवाइस को फॉलो करेगी. पकड़ के उसको सेपरेट करते हैं. आपको लगता है कि यार इसको तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, ये सिंपल टीबी नहीं है, ये तो ड्रग रेजिस्टेंट है. सेपरेट करते हैं. ये तीन इंडिकेशन है. चौथा वैसे एडिशनल पॉइंट है. एडिशनल पॉइंट ये है कि आइसोलेटेड ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेंट शुड बी कंटिन्यूड अंटिल द मदर इज स्पूटम कल्चर नेगेटिव फॉर मोर देन 3 months. 3 माह तो आपने आइसोलेटेड देनी है. ये बात याद रखना. अगला एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जब 3 माह दे चुकोगे तो क्या करोगे, अब क्या करोगे? आपने कहना है मैं 3 माह पे मॉन्टूज कराऊंगा. मॉन्टूज करोगे. 2 सिनेरियो होंगे आगे. अगर मॉन्टूज पॉजिटिव है तो मैं आइसोनेजेड को कंटिन्यू करूंगा और उसे 9 to 12 months तक दूंगा, क्योंकि मॉन्टूज पॉजिटिव है ना. मैं उसे 9 to 12 months तक दूंगा. और अगर 3 माह प्रोफाइलैक्सिस देने के बाद टेस्ट किया और नेगेटिव आया तो आइसोनेजेड को बंद कर दूंगा. नाउ क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग. Please do remember, once the mother and child are taking adequate therapy, it is usually safe for the mother to breastfeed. थेरेपी ले रही है तो कोई इश्यू नहीं है जी, ब्रेस्ट फीड कराएं. फिर क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि क्या टीबी की दवाइयां ब्रेस्ट फीड में आएंगी, बच्चे पे कोई असर डालेंगी? आपने कहना है कोई असर नहीं डालेंगी, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन. फीड में बड़ी लो कंसंट्रेशन होती है, कोई मसला नहीं है. Other point, if isonage resistance is suspected or the mother's adherence to medication is in question, continued separation of the infant from the mother should be considered. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ड्रग रेजिस्टेंट भी है या आपको लगता है कि माँ मेरी कंप्लायंट ही नहीं है, तो फिर आप उसको सेपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि माँ नॉन इन्फेक्शियस ना हो जाए. Pregnancy and ATT. Although isoniazid is not thought to be teratogenic, the treatment of pregnant women who have asymptomatic TBI is often deferred until after delivery. बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, अगर मदर को टीबी है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, डिलीवरी होने दे, फिर स्टार्ट कर दें आप एटीटी को. लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है फिर फौरन आप उसको इवैल्यूएशन करें और फिर उसको एटीटी स्टार्ट कर दें. The take-home message is that tuberculosis in pregnant women always should be treated. I repeat this point. The take-home message out of all this discussion is tuberculosis in pregnant women should always be treated. The most common regime for drug-susceptible tuberculosis is with 3 drugs: isoniazid, rifampicin, and ethambutol. Pyrazinamide का जिक्र यहाँ नहीं है क्योंकि पायराजिनामाइड की सेफ्टी एस्टैब्लिश नहीं है, बट आइसोनेजेड, रिफैम्पिसिन, एथेम्बुटोल दी जा सकती हैं. और 2 ड्रग्स ऐसी हैं जो आपने अवॉइड करनी है, वो टेराटोजेनिक हैं. ये एमसीक्यू आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स आर टेराटोजेनिक? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड इथियोनोमाइड. वैसे भी सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, हम यूजुअली फॉरन यूज नहीं करते, but still you should remember aminoglycosides and ethionomide, they should be avoided in pregnancy because of the teratogenic effect. MCQs आने वाले हैं, 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, बोर ना होइएगा. थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं ये जो हेलमिंथ्स हैं, पैरासाइट्स हैं, उनकी, और क्विकली उनको समराइज करनी. वी विल नॉट गो इन डिटेल, बट हम कोशिश करेंगे कि 2-3 स्लाइड्स में पूरी जो पैरासाइटोलॉजी है जो आपने 3rd ईयर में पढ़ी थी
उसको पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लिया जाए और जो उसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं वो याद कर लिए जाए। Entropius vermicularis is also called as pinworm. It's a very common helminthic infection. Transmission is through fecal oral contact, common in preschool and school age going children. Clinically, the child can have anal और vulval pruritus. ये भी बात ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वॉर्म्स हैं तो बस एनल प्रोराइटस होगा। भाई वॉर्म्स में वल्वर प्रोराइटस भी हो सकता है, गर्ल्स में वल्वल प्रोराइटस भी हो सकता है। दैट कैन आल्सो बी ड्यू टू वॉर्म्स। सिमिलरली इंसोम्निया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, इन्यूरेसिस हो सकती है, नाइट टाइम टीथ ग्राइंडिंग हो सकती है। अक्सर पेरेंट्स ओपीडी में आपको बताते नहीं, डॉक्टर मेरा बच्चा रात के वक्त दांतों को कड़िचता रहता है। What is the treatment? Single dose of parental palmoid or albendazole, repeat in 2 weeks, treat all close contact. This is very important. Sometimes बच्चे बाबा वॉर्म से होते हैं। डॉक्टर साहब मैंने अभी थोड़ा सा पहले इसको दी थी, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया इसको। यार आप डॉक्टर साहब पूरे क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रीट ही नहीं कर रहे, डॉक्टर साहब पूरे घर वालों को दवाई दे ही नहीं रहे, बट ट्रीट ऑल द क्लोज कॉन्टैक्ट्स। दूसरा एक दफा देकर 2 वीक्स में रिपीट करें। अच्छा अगली बात देखें, Ascaris lumbricidis, this is called roundworm. It is large. एक तो ये बड़े बड़े होते हैं जी। They are most common intestinal. They are intestinal. Transmission is again fecal oral. Clinically बड़े मजे का एक syndrome है, which is called as Loeffler syndrome, commonly asked in MCQs as well. ये बच्चे chest symptoms के साथ आते हैं। इन बच्चों में न्यूमोनाइटिस हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जो लार्वा होता है ना वो माइग्रेट कर गया होता है लंग्स में, और ये बच्चे फीवर, कफ, वीज, इयोसिनोफिलिया के साथ आ रहे होते हैं। सो प्लीज मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आप क्लिनिक में ओपीडी में बैठे हुए हैं और एक बच्चा चेस्ट सिम्टम्स के साथ आता है, अब चेस्ट सुनते हैं कोई क्रैप्स नहीं मिलते, कोई चेस्ट एक्सरे कराते हैं नॉर्मल मिलता है, चेस्ट में कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, ठीक है, यानी क्लिनिकली चेस्ट में कोई फाइंडिंग नहीं है, लेकिन उसकी कफ ठीक नहीं हो रही, थोड़ी सी समटाइम वीज होती है, समटाइम नहीं भी होती, तो उसको डीवॉर्म जरूर करें। समटाइम्स चेस्ट सिम्टम्स के साथ वॉर्म इन्फेस्टेशन आती है, और वो कौन सा वॉर्म होता है? वो एस्केरियस होता है। ये इसकी चेस्ट प्रेजेंटेशन है। और यही अगर गट में जमा हो तो बिलीव मी कि अगर थोड़े गट में जमा होते हैं तो अल्टीमेटली दे कैन कॉज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ये इतने लंबे होते हैं कि जो जमा हो जाए बहुत सारे इकट्ठे तो बाउल को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। What is the treatment? Single dose of albendazole or ivermectin. आइवरमाइट के नाम से आती है, हमारे यहाँ अवेलेबल है आइवरमेक्टिन, सिंगल डोज देनी होती है। और 3-day ट्रीटमेंट मीबेंडाजोल, मीबेंडाजोल देते हैं वॉर्मॉक्स तो फिर 3 दिन देनी पड़ेगी, अल्बेंडाजोल जेंडल देते हैं तो एक ही डोज काफी है उसकी। ये अवेलेबल नहीं है तो निटैक्सोनाइड भी दे सकते हैं। प्लीज स्क्रीन ऑल द क्लोज कॉन्टैक्ट्स। देन ये दो मशहूर थे, तीसरा जो है वो है ट्रिचियोरिस ट्रिचियूरिया, इसको विप वॉर्म भी कहते हैं। इट्स अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफन सीन इन एसोसिएशन विद एस्केरिस इन्फेक्शन। एस्केरिस का दोस्त है, उसके साथ मौजूद होता है। मोस्टली ये बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हाँ, अब्डोमिनल पेन जरूर हो सकता है, टेनेस्मस हो सकता है, ब्लडी डायरिया जरूर आ सकता है, समटाइम्स रेक्टल प्रोलैप्स के साथ आ जाते हैं। सो अगर एमसीक्यू आ जाएगी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग helminthic infection can present to you with rectal prolapse? The answer is trichuris or whipworm. What is treatment? Ivermectin or mebendazole for 3 days. Then hookworm. इसका सिनेरियो इस तरह से आता है कि एक बच्चा है जो कि अपने बाबा के साथ फॉर्म्स में फॉर्मिंग कर रहा है या अपने बाबा के साथ हल चला रहा है। उसके बाबा एक फार्मर हैं और उनके साथ वो खेतों में काम कर रहा है, ठीक है। अब आया है आपके पास रैश के साथ, प्रोराइटिस के साथ, या ये तो बड़ा इजी हो जाता है, वो अक्सर यूं देते हैं कि अब वो आया है पैलर के साथ, आपने सीपी कराई, एचबी कम है, एमसीवी कम है, बच्चा फेलियर टू थ्राइव है,
तो हो एक्चुअली उसको आयरन डेफिशिएंसी नीमिया है, उसकी वजह से वो थ्राइव नहीं कर रहा। कॉज हुकवॉर्म है, इसका दूसरा नाम नेक्टर अमेरिकन्स है या एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनरेल है। ये हुकवॉर्म्स हैं दोनों। खेत का जिक्र क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि खेतों में बच्चे नंगे पांव फिरते हैं और ये परक्यूटेनियस इन्फेक्शन हो जाती है। बेयर फुट बच्चों में पांव के अंदर से, स्किन के अंदर से घुस जाता है इसका जो लार्वा है, और वो लार्वा फिर आगे लंग्स में जाता है और समटाइम्स इट्स कफ्ड अप एंड देन swallowed। ठीक है, लंग्स में जाएगा, कफिंग के जरिए से वो स्वेलो करके गट में ले जाएगा बच्चा। इसकी ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, मिबेंडाजोल, पायरेंटल पोमेट दे सकते हैं। आयरन जरूर दें और क्लोज कॉन्टैक्ट। देखिए सब में लिखा है कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी स्क्रीन कर लें, अगर नहीं कर सकते स्क्रीन तो ट्रीट कर दें। स्ट्रोंगलाइडिस स्टिरकोरालिस, स्ट्रोंगलाइडिस स्टिरकोरालिस ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, सदर्न एंड साउथ सदर्न होता है। छोड़ें इसको, लाइफ साइकिल सेम है वोकोम की तरह। इसका जो क्लिनिकली जो क्वेश्चन बनता है ना स्ट्रोंगलाइडिस पे, वो ये बनता है कि जी there is a child who developed pruritic papules at the site of penetration, and now he comes with pneumonia or pneumonitis picture, and he also having GI symptoms, and on bloods there is eosinophilia. Again, the treatment is ivermectin. Then cutaneous larva migrans. थोड़ी देर पहले किसी ने बोला भी था cutaneous larva migrans. In this scenario, there will be history of dog or cat. Dog or cat. क्योंकि डॉग और कैट फीसिस जिस सॉइल में करेंगे, उस सॉइल से जब कांटेक्ट होगा तो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस चला जाएगा बॉडी में, एंड इट कैन कॉज माइग्रेटिंग pruritic serpiginous erythematous tracts on the skin. The classical presentation is on the skin. Skin पे serpiginous होता है snake like. Erythematous tracts रेलवे ट्रैक की तरह के लीजन बने हुए होंगे. Resolves without treatment in most cases. जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रीटमेंट दी जाए, अगर देनी है तो आर्मैक्टिन और बेंडाजोल देते हैं अगर सीवियर डिजीज है तो. Then there is another scenario. CPSP examiners love that scenario, and that is that they give you a child who is blind. They give you a scenario, a child who is blind. He has history of pica. He loves to eat the soil. तो मट्टी खाता था, मट्टी से क्या चला गया उसके अंदर? टॉक्सोकेरा कैनिस. अल्टीमेटली इसने क्या किया? ब्लाइंडनेस. इसके जो ऑकुलर हैं, जो लार्वा हैं, लार्वा जब आईज में जाते हैं, रेटिना में जाते हैं, तो वहां रेटिनल ग्रेनुलोमास बनाते हैं और एंड ऑप्थेल्माइटिस कर देते हैं. इसमें कैट्स का एक्सपोजर या डॉग्स का एक्सपोजर होता है ज्यादा. ये तो इसकी आई मैनिफेस्टेशन थी ना, ब्लाइंडनेस या एंड ऑप्थेल्माइटिस या रेटिनल ग्रेनुलोमास. जो जर्नल इसकी अपीयरेंस है वो मे बी विद फीवर हो, विद इओसिनोफिलिया हो, विद ल्यूकोसाइटोसिस एंड हेपाटोमेगाली, malaise, anemia, cough, myocarditis. These are general symptoms of toxocara canis. Toxocariasis भी बोलते हैं इसको. इसको visceral larva migrans भी बोलते हैं. Visceral larva migrans, to differentiate it from cutaneous larva migrans. Treatment is albendazole. Please also remember, अगर severe myocarditis है या CNS है या ocular involvement है, then steroids will also be given. Now, we have finished with the theoretical portion of this today's presentation. Now, let's start with the MCQs. MCQs जैसे मैंने आपको orientation session में बताया था, MCQ पढ़ेंगे, आप अपना आंसर टाइप करेंगे, then I will tell the correct answer. अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी, उस क्वेश्चन नंबर अपने पास नोट कर लेंगे और आखिर में मुझे बताएंगे कि सर फलाना क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1.
टू स्पीक, डन स्पीकिंग को समझ नहीं आ रहा क्या लीव क्यों हो गया? आपने बोलना नहीं है प्लीज, आपने अपना आंसर टाइप करना है। माइक्स म्यूट रखिएगा प्लीज। Okay, the answer to this question is C. C for cat. Recommend cleansing of the infant's bottle nipple and pacify by boiling after every use. हुआ क्या है, उसको कैंडिडियासिस है, तो कैंडिडियासिस का एक रिस्क फैक्टर निपल्स होती हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। टिपिंग कौन कर रहा है? खाली वो ना टाइप करवा रहे हैं। ओके, अच्छा कुछ एमसीक्यूज जिन पे मैं महसूस करूंगा कि इसमें इस पे थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, तो फिर मैं कहूंगा कि डिस्कशन ओपन। तो फिर आप में से जो जो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके उस पर बोलेंगे। तो इस पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू थिंक, क्या हो रहा है इस सिनेरियो में? एनीबॉडी प्लीज। सर एस्परजिलोसिस हो रही है। ओके, हेलो सर। एस्परजिलोसिस, शाबाश। And for that serological assay to detect galactomannan, which is a part of aspergillus protein. That's the investigation of choice. अच्छा चलो, ये एक अप्रोच है डॉक्टर साहब की। इज देयर एनी अदर अप्रोच? कोई और स्कूल ऑफ थॉट भी है? कम ऑन, शेयर करें। बेशक गलत बोलें लेकिन अपनी शेयर जरूर करना है। क्लास में गलत बोलने का फायदा ये होगा, एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। और कुछ अप्रोच बताएं, और कोई लॉजिक बोलें।
चलिए मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि इसको एस्परजिलोसिस हो सकता है क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, फंगल इन्फेक्शन होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों में है। ठीक है, गलत नहीं बताया, हो सकता है। पर चूंकि एक नोड्यूल आ रहा है, एक हेजीनेस आ रही है एक्सरे के ऊपर, एक नोड्यूल आ रहा है, सो बेटर इज टू डू। उसने डायग्नोसिस तो पूछा नहीं, उसने पूछा कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिससे आपकी डायग्नोसिस बड़ी क्लियर हो जाएगी। सो इट्स बेटर टू डू अ लंग बायोप्सी इन दिस पेशेंट रादर देन गो फॉर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, बिकॉज सीरोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो आपको 100% सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी नहीं देती, बट जब टिश्यू डायग्नोसिस हो जाएगा तो अगर कोई और चीज भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सो गो फॉर टिश्यू डायग्नोसिस। आंसर इज ई, लंग बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। सर क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्नोसिस क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारी ये डिस्कशन है कि either it can be aspergillosis or it can be some other SOL as well। कोई देखिए नोड्यूल है ना, उसने ये बताया कि there is a nodule, so it can be some other thing as well, some SOL as well। तो आपको जब आप टिश्यू डायग्नोसिस कर लेंगे तो आपको 100% डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसने इन्वेस्टिगेशन पूछी है, डायग्नोसिस नहीं पूछा इस सिनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। थैंक यू। ओके, इस एमसीक्यू में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। 28 वीक्स इन्फेंट है ना, प्रीमेच्योर इन्फेंट है, एनआईसीयू में है, फीवर है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ रही है, एक्सरे आपने कराया उसमें बायलेटरल इंटरस्टिशियल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं, सीबीसी में व्हाइट ब्लड सेल काउंट भी ज्यादा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, मींस ही इज डेवलपिंग एन इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है। कल्चर जब आपने लिए तो आपने क्या किया, सेंट्रल लाइन से ले लिए जिसके थ्रू पैरेंटीपियन भी जा रहा है, इंट्रावीनस लिपिड्स भी जा रहे हैं।
एंटेरोकोलाइटिस वगैरह नहीं है, कोई ब्लड प्रोडक्ट भी नहीं लगा, तो अब ये बच्चा जो सेप्सिस की तरफ जा रहा है, जिससे फीवर डेवलप कर लिया, टीएलसी बढ़ रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, फीवर डेवलप हो रहा है, एक्सट्रीम इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं, आप इसकी क्लिनिकल केयर को बेहतर बनाने के लिए मजीद क्या स्टेप करेंगे? जी स्टूडेंट्स। अपना ओपिनियन दें, गलत ही दें लेकिन दें सही। हाउ सर व्हिच टीपीएन स्टेप को विल सर टीपीएन टीपीएन को डिसकंटिन्यू डिस्कंटिन्यू? करेंगे, आई अच्छा, थिंक सो। क्या सारी की सारी टीपीएन या सिर्फ इंट्रावेनस लिपिड इन्फ्यूजन? कोई सर एक्चुअली इंट्रावेनस मुझे एक लिपिड ही इसका साइड इफेक्ट्स याद है जो कोलिसिस्टेसिस करता है, जो कि मोस्ट लाइकली है, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस करता है टीपीएन एक्चुअली। और अगर इंट्रावेनस लिपिड अगर इंट्रावेनस सर दिया जाए तो आई उससे गेस क्या होता है? ये मीडिया भी प्रोवाइड करता है टू ग्रो ऑर्गेनिज्म, कल्चर मीडिया, ऐसा भी कुछ था, इसलिए भी ये नहीं देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो इंट्रावेनस लिपिड जो इन्फ्यूजन है, जी ये सर। बेसिकली कल्चर मीडिया प्रोवाइड करता है। सो आप उसका बिल्कुल सारी के सारी टीपीएन बंद ना करें, क्योंकि उस फीड भी प्रॉब्ली एस्टेब्लिश नहीं हुई, तभी आप टीपीएन दे रहे हैं। अलबत्ता आप उसकी जो इंट्रावेनस लिपिड इन्फ्यूजन है उसको आप डिसकंटिन्यू कर दें, तो इसकी जो केयर है वो फर्दर इंप्रूव हो जाएगी। सो आंसर इज बी फॉर बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएं। ओके, ये बड़ा इजी एमसीक्यू है, ये आपने थर्ड ईयर माइक्रोबायोलॉजी में भी ये पढ़ा था कि जब अगर एक बच्चा प्लांट्स में खेल रहा हो, उसे कांटा सा कोई चुभ जाए, तो कांटे के चुभने से कौन सी उसको होता है, इन्फेक्शन होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, तो रोज बुश की हिस्ट्री है, ही वाज प्लेइंग एट द पार्क, उसको रोज बुश लगा, कांटा सा उसको चुभा, और यही वजह है कि एंटीबायोटिक देने से वो इम्प्रूव नहीं किया, बिकॉज दैट इज अ फंगस। सो इफ यू डू अ वुंड कल्चर, you will get a dimorphic fungi. You will get a dimorphic fungi. The answer is B for banana. Question number 5 पे आ जाए।
ओके, मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है कि उसको हेपेटाइटिस ए एक्सपोजर हुआ है और उससे हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन नहीं मिली हुई, एक्सपोजर हो चुका है। ठीक है, अब इतने शॉर्ट टाइम में वैक्सीनेशन तो काम करेगी नहीं। हम नहीं कर सकते। अब अगर शॉर्ट टर्म में कोई चीज उससे काम करेगी तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। सो गो फॉर ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट, इंट्रामस्कुलर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। ओके, न्यूबॉर्न्स में जो एंटीबॉडी टीचर्स हैं वो इतना क्लियर कट आपको इसलिए भी नहीं बात बताते बिकॉज मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ट्रांसफर होती हैं समटाइम्स आपको। तो एंटीबॉडी टीचर्स तो आपको क्लियर कट बात नहीं बताएंगे। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो वायरल कल्चर है। सो इफ यू गेट अ कल्चर जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, तो दैट्स इज मोस्ट इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल और डायग्नोस्टिक भी है। सो गो फॉर वायरल कल्चर इन दिस सिनेरियो। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइए। ओके, सिंपल से एक एमसीक्यू है जिसमें येलो फीवर में क्या होता है। येलो फीवर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें फीवर होगा, लेकिन वैसे अमूमन जब फीवर होता है तो साथ टैकीकार्डिया होता है, पर येलो फीवर में जो फीवर होगा तो साथ ब्रेडिकार्डिया होता है। सो गो फॉर ऑप्शन सी इन दिस एमसीक्यू, सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें।
वैसे मैंने वैक्सीनेशन की एक अलग क्लास रखी है, उस क्लास में मैंने प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर, कब कौन सी वैक्सीन देनी है, कब प्रोफाइलैक्सिस करना है, क्या प्रोफाइलैक्सिस करना है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होगा, पोस्ट एक्सपोजर क्या, वो सब इची बिची मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये इस सिनेरियो को एक दफा देख लें। आपकी नेल्सन कहती है कि अगर बैट यानी चमगादड़ छू के भी गुजर जाए ना, काटना जरूरी नहीं है, छू के भी गुजर गया है, आपके कमरे के पास से भी गुजर गया है, तो टेक इट एज rabies exposure. Do vaccine and immunoglobulins both? So answer is D for doctor. Assume rabies exposure. Recommend immediate rabies immunization as well as immunoglobulin. So D for doctor is the correct answer. Question number 9 guys. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा सिंपल सा है। एक बच्चे ने सुशी खाई। सुशी जो कराची वाले लोग हैं जो सी फूड खाते रहते हैं साहिल समंदर पे, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट सुशी। सी फूड है। इसके खाने से के बाद उसे सीवियर स्टमक पेन और नॉजिया वॉमिटिंग हुई, और उसने क्या किया कि फिर एक वॉर्म भी उसमें वॉमिट आउट किया, और जब उसकी आइडेंटिफिकेशन की तो पता लगा कि ये एनीसैकिड है, एनीसैकिड का लार्वा है। एनीसैकिड लार्वा एक्चुअली कॉजेज एनीसैकियासिस which is a parasitic infection। और प्लीज डू रिमेंबर कि इस डिजीज की जो ट्रांसमिशन है ये उस वक्त होती है जब इन्फेक्टिव लार्वा किसी फिश से ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं, मे बी रॉ फिश खा लेने से, मे बी अंडरकुक खा लेने से। उसके बाद होता ये है कि ये लंग्स में जाता है, सॉरी लंग्स में नहीं, ये गट में जाता है, और इसको सिंपल टैबलेट दे देने से नहीं ठीक होता। यू हैव टू रिमूव इट एंडोस्कोपिकली। जब तक आप एंडोस्कोपिकली रिमूव नहीं करेंगे बच्चा क्योर नहीं होगा। सो द आंसर इज एंडोस्कोपिक रिट्रीवल। डी फॉर डॉक्टर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए।
ओके, आई थिंक ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को आता है। बेसिकली जब आप स्विमिंग करते हैं, बच्चा को स्विमिंग करता है, और स्विमिंग से जो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली जो फ्रेश वाटर स्विमिंग होती है, फ्रेश वाटर स्विमिंग होती है जो रिवर वगैरह में होती है, तो वहां से दे कैच एन ऑर्गेनिज्म, and that organism can cause meningoencephalitis, and that condition is called Naegleria fowleri meningoencephalitis. बड़ा lethal होता है, बड़ा इसका fatality है इसकी बड़ी। So A is the correct option, Naegleria fowleri meningoencephalitis। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। ओके, सिंपली उसने ये पूछा है कि जी चाइल्ड इज गोइंग टू एन एरिया जहां पर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी वो एरिया क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो प्रोफिलैक्सिस के लिए क्या देंगे? तो आंसर इज डी, मैफ्लोक्विन। अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया तो उसे मैफ्लोक्विन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें। जी, डॉक्टर मुर्तजा शाह, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों आपने बीफ और बनाना चूज किया? आंसर बी है, बी फॉर बनाना, ब्रांको एल्वियोलर लवाज। अब मुझे कौन इसकी रीजन बताएगा कि ये आंसर क्यों है? शाबाश, जिसको आता है अपना माइक अनम्यूट कर ले। सर ये निमोसिस्टस केरानाई नमूनिया की वजह से होता है, पीसीपी में, उसमें फिर बॉल करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर फरीहा। जी सर। बात ये है कि बच्चे को मेलिग्नेंसी है। मेलिग्नेंसी क्या एक इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कंडीशन है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कंडीशन में निमोसिस्टिस जुरुसा निमोनिया बड़ा कॉमन है। अमूमन इसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रोफाइलैक्टिक सेप्ट्रान दी जाती है, लेकिन बच्चे ने किसी वजह से सेप्ट्रान नहीं ली। अब वो आ गया आपके पास काफ टिकपनिया के साथ, और उसकी सिचुएशन भी कम होती जा रही है, और उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और एक्सरे पे डिफ्यूज एल्वियोलर डिजीज है, ओपेसिटीज हैं, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है
जो कि हमारे यहाँ कॉमन इतना नहीं किया जाता क्योंकि हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, बट गाइडलाइंस कहती हैं कि डू अ ब्रोंको एल्वियोलर लवाज इन दिस कंडीशन। सो आपने गाइडलाइंस याद रखनी है। आंसर है बी फॉर बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है। यू ऑल नो कि जी टॉक्सोप्लाज्मा जो गौंडा है वो कैट्स एक्सपोजर की वजह से होता है। ठीक है, मानते हैं कैट्स एक्सपोजर से होता है, लेकिन जो 2-3 ऑप्शंस हैं उनको अगर आप गौर करें तो सी इंजेस्टेड के हाउस कैट ऊसिस। तो अब खातून ने डायरेक्टली तो ऊसिस कैट के नहीं ना खाए, ठीक है। या ई ऑप्शन है कैट फ्लीज कंटेनिंग लार्वे। डायरेक्टली तो ऐसे लार्वा नहीं उठा के खा लिया जिसपे फ्लीज पड़े हुए, ठीक है। सो कैट एक्सपोजर जरूर है, बट जो प्राइमरली जो फैक्टर था जिससे उसने इन्फेक्शन एक्वायर की, दैट इज फूड कंटेनिंग टिश्यूसिस। ऐसी फूड ली उसने जिसमें कोई टिश्यूसिस मौजूद थी, इसलिए उसको ये इन्फेक्शन हो गई। सो गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी आप लोगों का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। ओके, ये जो एमसीक्यू है ये बेसिक इसका आंसर है बी फॉर बनाना, लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजिटिक वायरस। ये इसका आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजिटिक वायरस को, तो इसके 2-3 फीचर्स हैं। एक तो इसका फीचर ये है कि ये सर्दियों में ज्यादा होता है, तो उसने ऊपर आपको क्लू दिया है कि हर सिम्टम्स बिगन इन फेब। फेब में ठंड होती है, तो सर्दियों में ज्यादा अटैक करता है, फेब में इसको अटैक हो, एक ये क्लू है। दूसरा, इसके बारे में किताब लिखती है कि ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग इसकी जस्ट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की तरह होती है, वो भी आपको उसने क्लू दिया हुआ है। उसके बाद अल्टीमेटली क्या करता है, मेनिंजाइटिस करता है।
तो उसने उसका भी क्लू दे दिया हुआ है कि जी ये शुरू में इसको मेल्टन मेंडल स्टेटस हुआ, हेडेक हुआ, फिर इसका सीएसएफ करना पड़ा और उसमें मोनोन्यूक्लियर प्लियोसाइटोसिस आ गई, प्रोटीन भी एलिवेट हो गई, तो आपको और बैक्टीरियल कल्चर नेगेटिव है, तो फिर आपको पता लगेगा कि यार ये कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नहीं है, ये वायरल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, हर्पीस की ये सीएसएफ फाइंडिंग है नहीं। ठीक है, मम्प्स इस तरह प्रेजेंट नहीं करता, वेस्टर्न इक्विन इनकेफेलाइटिस भी इस तरह प्रेजेंट नहीं करेगा। ये पिक्चर मेनिंजाइटिस की है, सीएसएफ भी किया गया है, उसमें वायरल पिक्चर है, वायरल अगर ऑप्शन है मोस्ट प्रोबेबल बनती है वो लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिक वायरस बनता है। सो गो फॉर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। 15 पे आ जाए। ओके, उसने क्लियरली आपको बताया कि पहले उसको पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस था, पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस था, उसने एडमिट किया, बाद में पेशेंट को तो प्रोपोसिस भी हो गया, कीमोसिस भी हो गया, यानी बच्चा सिक हो गया ज्यादा। ठीक है, इट मींस कि अब प्रोबेबली उसने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस डेवलप कर लिया। ठीक है, ये मैं जब आई पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है, एक प्री पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस थोड़ा सा ज्यादा सिक होते हैं बच्चे, उसमें प्रोपोसिस डेवलप हो जाती है, कीमोसिस हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पूछिए तो इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑब्टेन एन इमेजिंग ऑफ द ऑर्बिट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसने नेक्स्ट स्टेप पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। ओके, द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ए 6-year-old विद अ हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया है, दैट इज डेफिनेटली द कैंडिडेट फॉर एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस। 17 पे आ जाए। ये मैंने आपको पढ़ाया है भाई, उसको ब्लड भी आ रहा है, क्रैम्प्स भी हैं, वर्स हो रहा है, बच्चा सिक हो रहा है, क्या सोचेंगे? शाबाश, अब आपके दिमाग की खिड़की चल पड़ी। डी फॉर डॉक्टर सोचेंगे, शीगा सोचेंगे, शीगा टॉक्सिन। जब भी डायरिया, ब्लडी डायरिया और बच्चा सिक लग रहा हो, गो फॉर शीगा टॉक्सिन अंटिल प्रूवन अदरवाइज। बस
कुछ एक आध स्टूडेंट ने क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल लिखा। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल तो आपने उस वक्त सोचना है ना जब सूडोमोनास कोलाइटिस वगैरह को एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा ले रहा हो, तब आपने वो सोचना, अदरवाइज आपने नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाए। ओके, मैंने आपको पढ़ाया कि एक्टिनोमाइकोसिस का सिनेरियो देकर उसने ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लिया, तो डॉक्टर नाला और डॉक्टर होमा ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। द आंसर इज ए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। ओके, अगर इस सिनेरियो पे आप गौर से देखें तो वो आपको एक क्लू देता है। क्लू ये देता है कि वो कहते हैं कि हम लोग चीज खाते हैं, और चीज हम कहाँ से लाते हैं? अपने फार्म से लाते हैं। रहते भी फार्म में, चीज भी फार्म से लाते हैं, और फार्म से उन्होंने गोट्स रखी हुई हैं। It means there is an animal exposure. So anybody who develops fever, जो कि उसको 3 वीक्स हो जाएं, डेफिनेटली 3 वीक्स में उसने एंटीबायोटिक वगैरह ले ली होगी, नहीं ठीक हो रहा, साथ जॉइंट पेन मलेरिया स्टार्ट हो गया है, हेपेटोस्प्लेनिक लिम्फेडिनोपैथी स्टार्ट हो गई, आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया, तो ऑल ऑफ दीज फीचर्स दे गो टुवर्ड्स ब्रुसेलोसिस क्योंकि एनिमल एक्सपोजर भी है। सो द ऑर्गेनिज्म, उसने ब्रुसेलोसिस नहीं पूछा, डायग्नोसिस नहीं पूछा, उसने ऑर्गेनिज्म पूछा। सो ऑर्गेनिज्म इज ब्रुसेला अबॉर्टस। ई इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। 20 पे आ जाए। ओके, कैट स्क्रैच डिजीज के बारे में सिंपल सी बात है कि यार ये सपोर्टिव है। कैट स्क्रैच डिजीज की बारे में उसने करेक्ट आंसर पूछा है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है सपोर्टिव होती है, कोई बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस ने आपको बता दिया है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 पढ़े। ओके, आई थिंक ये सबको आता है। बी फॉर बनाना इज द करेक्ट ऑप्शन। शॉक इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 पे आ जाए।
ओके, आई थिंक सबको आता है जो पैरेट्स वगैरह से, बर्ड वगैरह से जो डिजीज होती है सिटाकोसिस उसे बोलते हैं. सिटाकोसिस इज द करेक्ट आंसर. ए इज द आंसर. 23 पढ़े. ओके, अगर इस एमसीक्यू को गौर से देखें तो एनिमल्स की नहीं है, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो वो चीजें जिसमें ट्रैवलिंग एनिमल्स एंड ऑल तो वैसे ही निकल जाते हैं. पीछे रह गया एज. अब देखें ये बड़े बच्चों में जो बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स, याद रखें बड़े बच्चों में चेस्ट सेक्शन में बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स ज्यादा चांस है कि दिस इज एटिपिकल निमोनिया. और एटिपिकल निमोनिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं. डी फॉर डॉक्टर में दिए हुए हैं. क्लेमिडिया निमोनी, क्लेमिडिया निमोनिया एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया, यही एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड, शाबाश, सही किया आप लोगों ने. 24 पे आज. ओके, प्रीमेच्योर बच्चा है और उससे टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है, अपनी पे हो रहा है, एनजी फीड्स भी उसकी जब बढ़ाई जा रही थी तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो गए. तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हो गया नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो गया ना. कल्चर भी उसका पॉजिटिव आ गया. सो गो फॉर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. 25 पे आए. ओके, बच्चा बड़ा सिक ड्रूल कर रहा है, मुंह भी नहीं खुला जा रहा है, ऐसे खा भी नहीं रहा है, रिट्रैक्शंस भी हैं, लीन फॉरवर्ड कर रहा है. तो इसे एपिग्लोटाइटिस हो गया. अब एपिग्लोटाइटिस में आपने वो करना होता है कि खुद से नहीं उसको मुंह खोलना और कुछ चीज ट्राई करनी, आपने एनेस्थीसिया वाले को बुलाना है एंड ही विल डू एग्जामिनेशन, ताकि अगर उसका कोई कोलैप्स करता है तो वो रिसस्टेट कर ले उसको. ई इज द करेक्ट आंसर. 26 पिक्चर देख के अपना आंसर टाइप करेंगे. अच्छा, थोड़ा सा सॉरी, इसमें एक साथ सिनेरियो भी होना चाहिए था या एक पिक्चर और होनी चाहिए थी. इम्पेटागो नहीं है. इम्पेटागो में याद रखना क्रस्टिंग होती है. क्रस्टिंग होती है, इसमें क्रस्टिंग नहीं है. इसमें सिनेरियो ये देगा कि जी ये बच्चे की माउथ है, साथ इसकी इसी तरह के लीजन्स हैं हैंड्स पे और फीट पे, तो आपको पता लग जाएगा ये हैंड फुट माउथ डिजीज है. या वो हो सकता है कि 3 पिक्चर्स दे जिसमें हैंड्स की पिक्चर भी, माउथ की भी हो और फीट की भी हो. तो थोड़ा सा ये सिनेरियो मैं आपको पूरा नहीं दे सका, सॉरी फॉर दैट. और बाजुकत ये हैंड फुट माउथ डिजीज का सिनेरियो देख के वो ऑर्गेनिज्म पूछ लेता है. सो विल कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी द ऑर्गेनिज्म. ये कंप्लीट पिक्चर है. ये पिक्चर में हैंड भी इन्वॉल्व है, फीट भी इन्वॉल्व है और माउथ भी इन्वॉल्व है. ज्यादा चांस है कि आपको इस तरह की पिक्चर एग्जाम में देगा या सिनेरियो में दे देगा. और ऑर्गेनिज्म अगर पूछ ले तो बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, कॉक्सैकी. हाँ, कॉक्सैकी वायरस सिंड्रोम. सो ये जो मैंने आपको जो पिक्चर दी थी वो उसको अगर क्लोजअप में देखेंगे तो या डिटेल में देखेंगे तो इस तरह के लीजन्स होंगे माउथ के इर्द गिर्द होंगे. सो इनमें भी कहीं में भी क्रस्टिंग नहीं है, सो इसको हम इम्पेटागो नहीं कहना. सो इसमें पेनफुल रेड ब्लिस्टर्स से बनते हैं. ब्लिस्टर्स थ्रोट पे भी हो सकते हैं, टंग पे भी हो सकते हैं, गम्स में, चीक्स में, पाम्स ऑफ हैंड्स और सोल्स ऑफ फीट में हो सकते हैं. ऑर्गेनिज्म कॉक्सैकी वायरस है, प्लीज भूलना नहीं है, ये पूछते हैं एग्जाम में.
क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ें और अपना आंसर लिखें। चलें, इसके साथ मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सिनेरियो ये है कि ये एक बच्ची है, इसने घर में कैट्स रखी हुई है और कैट्स के साथ खेल रही थी, और अब ये लिम्फ नोड्स फेल हो गए हैं इसके। अब बताएं क्या डायग्नोसिस है? कैट स्क्रैच डिजीज। वेरी गुड। कैट स्क्रैच डिजीज, कैट स्क्रैच जी डिजीज है। जी जी बिल्कुल ठीक है, कैट स्क्रैच डिजीज डायग्नोसिस है, कैट स्क्रैच डिजीज। ऑर्गेनिज्म पूछ ले तो आपने कहना है बार्टोनेला हेंसले। प्लीज बार्टोनेला डू हेंसेल, रिमेंबर। हाँ, बार्टोनेला बार्टोनेला हेंसेल। हेंसले। बार्टोनेला हेंसले इसका ऑर्गेनिज्म है, ये आपने याद रखना है। और अगर वो पूछ ले कि ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूछ ले तो इन्वेस्टिगेशन इज इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। few other words about cat scratch disease, इसमें lymph nodes मिल जाएंगे, मे बी इन द एक्सिला, मे बी इन द ग्रॉइन, मे बी इन द नेक। बच्चों में भी होती है, यंग एडल्ट्स में भी होती है। और जब कैट्स कोई स्क्रैच कर ले, ये कैट के जो जो फ्ली बाइट्स होते हैं, जो उसके फ्लीज होते हैं, वो कहीं आपको बाइट कर लें तो उस तरह से हो सकती है। स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स विद क्यूटेनियस वेसिकल, मे बी अ वेसिकल, मे बी अ पैप्यूल। बाद में फिर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म होता है बार्टोनेला हेंसले। हिस्टोलॉजी, अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो एक सुपरेटिव ग्रेनुलोमा मिलेगा और ग्रेनुलोमा विद लैंगहेंस टाइप जायंट सेल मिलेंगे, अगर हिस्टोलॉजी को पूछ ले तो। इसको देख के अपना डायग्नोसिस बताएं। सिनेरियो ये है कि ये एक बच्चा है, ये एक लीजन है उसका नोज के ऊपर, और इसे तमाम तरह की एंटीबायोटिक्स दे दी गई हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? शाबाश, आंसर है लीशमिनियासिस। ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि इसको तो लीशमिनियासिस है, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस लीशमिनियासिस। लीशमिनियासिस की तीन टाइप, मतलब तीन तरह की होती है। एक क्यूटेनियस होती है, एक विजरल होती है, एक म्यूकोजल होती है। विजरल में लिवर स्प्लीन बढ़ जाता है, पैनसाइटोपिनिया होता है। क्यूटेनियस में ज्यादा चांस है कि नोज या फेस इन्वॉल्व होगा। म्यूकोजल में म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है। और होता क्यों है? वाई लीशमिनियासिस? लीशमिनियासिस इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई की बाइट से लीशमिनिया होता है। हमारे यहाँ जो कश्मीर वाला एरिया है उसमें ज्यादा कॉमन है लीशमिनियासिस। ये एक बच्चा है। सर ये पिक्चर क्लियर नहीं है इसकी। अच्छा, चले मैं इसको सिनेरियो देता हूँ, आपको सिनेरियो देता हूँ। ये एक बच्चा है, इसको फीवर हुआ है, सोर थ्रोट हुआ है, और उसके बाद ये रैश निकला है, और जब आपने हाथ फेरा है तो रैश बड़ा सैंड पेपर की तरह है। तो क्या है डायग्नोसिस? स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर। हाँ, स्कारलेट फीवर। चले मान लिया स्कारलेट फीवर। अब आगे सुने। अब अगर यही पिक्चर हो, आपके पास यही पिक्चर हो, लेकिन सिनेरियो ये ना हो, सिनेरियो वो आपको दे दे कि ये बच्चे को सोर थ्रोट हुआ, द चाइल्ड वेंट टू जीपी, जीपी गेव हिम एन एंटीबायोटिक, एंड आफ्टर taking that antibiotic suddenly this rash becomes evident along with lymphadenopathy and hepatosplenomegaly. अब आपका डायग्नोसिस क्या होगा? एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब आपका आंसर होगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ऑर्गेनिज्म पूछ ले तो एप्स्टीन बार वायरस। सो ये रैश, ये पिक्चर हमेशा सिनेरियोस के साथ आएगी आपको। सिनेरियो में सैंड पेपर लाइक रैश लिख दे तो फिर आप चले जाइएगा इसकी तरफ, स्कारलेट फीवर की तरफ। ऑर्गेनिज्म उसका स्ट्रेप्टोकोकस है। कहे जीपी के पास गया, एंटीबॉडी दी, उसके बाद निकला इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, डायग्नोसिस बना लीजिएगा। ऑर्गेनिज्म पूछ ले तो एप्स्टीन बार वायरस।
सर एम्पिसिलिन से होता है रैश एप्स्टीन बार वायरस का। यस, और जो एंटीबायोटिक मिली है वो उसको अमॉक्सिसिलिन मिली है। शाबाश। जी सर। समटाइम्स वो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस दे के इसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछ लेता है। तो इसकी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, आर्थराइटिस भी हो सकता है, और एक कॉम्प्लिकेशन होती है स्प्लीनिक रप्चर। स्प्लीनिक रप्चर भी हो सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर कोई सर ऐसी फिजिकल स्प्लीनोमेगाली एक्टिविटी की वजह करेगा, से। हाँ स्प्लीनोमेगाली होती है, स्प्लीन थोड़ी फ्रेजाइल हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा कांटेक्ट स्पोर्ट किया जाए या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की जाए तो समटाइम्स स्प्लीनिक रप्चर हो जाता है। सो इसलिए इन बच्चों को बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाई जाती और कांटेक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करवाए जाते हैं 3 to 4 वीक्स। और इन बच्चों में जो abdominal पेन होता है, प्लीज डू रिमेम्बर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बच्चे में abdominal पेन स्प्लीन बढ़ने की वजह से होता है। स्प्लीन थोड़ी टेंडर भी हो जाती है इसमें। जी, ये पिक्चर देखना और डायग्नोसिस बताएं। सर मीजली रैश है, एरिथेमा अगर इन्फेक्शियोसम, ये स्लैब अगर चिक ये अगर ये मीजल्स है, अगर ये मीजल्स है तो फिर ये क्या है? सर ये ये मीजल है, वो वाला मीजल्स है, ये वो सर तो ये मीजल्स है। मीजल्स हेल्दी है, है ना, ये तो सिक लोग वो सर वो एरिथेमा इन्फेक्शियोसम, स्लैब चिक रैश। शाबाश। हम्म ये जो है ये रोजियोला इन्फेंटम था। जो पहली पिक्चर मैंने आपको दिखाई ये रोजियोला है। प्लीज डू रिमेम्बर, रोजियोला और मीजल्स एक दूसरे के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। रोजियोला और मीजल्स दोनों में मैक्यूलोपेपुलर रैश होता है, लेकिन रोजियोला का बच्चा हैप्पी होता है। देखें बच्चा खुश है, रिलैक्स, ठंड माहौल। इसके मुकाबले में ये देखें मीजल्स का बच्चा सिक, परेशान। ठीक है। एक और डिफरेंस ये होता है कि जब रैश आता है तो फीवर चला जाता है रोजियोला में, लेकिन मीजल्स में रैश आने के बाद भी फीवर जाता नहीं है। बाकी कफ कोरेजा और कंजक्टिवाइटिस आपको बाकी फीचर सब पता ही है, वो बेसिक बातें रिपीट नहीं कर रहा, आगे चलते हैं। फिर एक तीसरी कंडीशन होती है, 3 कंडीशंस मिक्स होती हैं स्टूडेंट्स को एग्जाम में। 2 तो मैंने बता दी, एक ऑर्डिनरी मीजल्स जिसको रूबियोला भी बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, जो ऑर्डिनरी मीजल्स है जो आप हर रोज सर ये वार्ड्स 3 में डे देखते जर्मन हैं। मीजल्स कहते हैं इसको, 3 डे जर्मन मैं मीजल्स आता बोलेंगे। मैं आता हूँ आपके सवाल पे आता हूँ। जो आम मीजल्स है ना उसको रूबियोला भी बोलते हैं। 3 आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को मिक्स होते हैं और आखिर तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। जो रूबियोला है, RUB, रूब, ईओला, EOLA, ये ऑर्डिनरी मीजल्स ही का दूसरा नाम है, ये कोई और बड़ी चीज नहीं है। फीचर्स आपको पता है, मैं आगे चलता हूं। दूसरी टर्म है रुबेला। रुबेला वो है जो आप टॉर्च में भी पढ़ते हैं, रुबेला, साइटोमेगाला वायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। फर्क ये है कि वो रुबेला जो आप जिसपे आपने पढ़ा था कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी होती है, माइक्रोकेफली भी होती है, पेडोस्प्लेनियोमेगाली थी, वो कंजेनिटल रुबेला है। बड़े बच्चों में यही रुबेला एक्वायर्ड भी हो सकता है। अगर ये एक्वायर्ड हो तो इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है? ये इस तरह है, हेडेक होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा और साथ में लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगा। और अक्सर इस रुबेला की वजह से बच्चे को फेब्राइल फिट्स भी हो जाते हैं। सो इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ फेब्राइल फिट्स एज वेल। है वायरल, है क्या? वायरल। अच्छा, इसी का दूसरा नाम जर्मन मीजल्स है, जो डॉक्टर साहब अभी पूछी थी कि सर जर्मन मीजल्स क्या है। ठीक है, रुबेला, एक्वायर्ड रुबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। 2 चीजें मैंने क्लियर करा दी, अब तीसरी चीज पे है। तीसरी चीज वो है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने पिक्चर दिखाई, जब बच्चा खुश रिलैक्स बैठा हुआ है, वो रोजियोला है। रोजियोला पूरा नाम है रोजियोला इन्फेंटम। इसी को एक्जेंथम सबिटम भी बोलते हैं। रोजियोला इन्फेंटम को एक्जेंथम सबिटम भी बोलते हैं। और एक और नाम भी ऐसा कोई बताएगा क्या है? सही बता रहे हैं, 5th डिजीज। शाबाश। रोजियोला इन्फेंटम, एक्जेंथम सबिटम या 5th डिजीज, ये 3 नाम एक ही चीज के हैं। अच्छा, ये इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन हर्पीज वायरस है। रोजियोला इज कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस है, ये भी वायरल। ठीक है। रोजियोला की अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई कि इसका जो टिपिकल फीचर है, एक तो बच्चा खुश होगा, हैप्पी होगा, सिक नहीं होगा,
टिपिकल मीजलरी लुक नहीं होगी, कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा, रेड आइज नहीं होंगी, और सिनेरियो में कहेगा कि जैसे ही रैश आया बुखार गायब हो गया। ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ा दिए। अभी पिक्चर देखना, डायग्नोसिस बताएं, टाइप करना आंसर। Very good. This is herpes labialis. Herpes labialis caused by herpes simplex virus. 34. This is tinea versicolor. Tinea versicolor. इसकी डिटेल में आपको जब डर्मा पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा डिटेल इसकी। ये पिक्चर देखें। डायपर डर्माटाइटिस। मुझे यकीन था कि आप लोग देखते साथ ही कहेंगे डायपर डर्माटाइटिस, बट दिस इज नॉट डायपर डर्माटाइटिस। अगर गौर करें तो इसमें वेसिकल्स बने हुए हैं। वेसिकल। एक और क्लू ये देता हूं कि इसकी माँ, द मदर ऑफ दिस चाइल्ड हैड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। सर वो Neonatal herpes. शाबाश। Herpes simplex. This is herpes genital simplex. herpes. Very good. Genital. This is genital herpes. Genital herpes. क्लू ये है, एक तो वेसिकल्स बने हैं, गौर से देखें अंदर ये वेसिकल्स बने हैं। ये टिपिकल नैपी रैश नहीं है, ना ये कैंडिडियासिस है, ना ये डायपर डर्माटाइटिस है, ये वेसिकल्स हैं। और हिस्ट्री देगा एसटीडी की, गो फॉर herpes, genital herpes. Now look at this picture. Alopecia. Alopecia areata. टीनिया। Yes, very good. This is tinea. This is tinea. ये टीनिया है। टीनिया में, एलोपेशिया में मैं बताता हूँ, एलोपेशिया में हेयर लॉस होगा, टीनिया में भी है, लेकिन एलोपेशिया में बड़ा चिकनी सी स्किन होगी, स्मूथ सी स्किन होगी, हेयर लॉस होगा और स्किन साफ सुथरी शाइनी होगी। टीनिया में स्किन गंदी सी लुक देती है, स्मूथ नहीं है, कहीं हेयर हैं कहीं नहीं है, होमोजेनस नहीं है, प्लस थोड़ी थोड़ी क्रस्टिंग है, थोड़ी थोड़ी ब्लैकिशनेस है, क्रस्टिंग है। सो ये टीनिया कैपिटस है। ये व्हाट इज द डायग्नोसिस? चिकन पॉक्स नहीं है। दिस इज नॉट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, दिस इज मोलस्कम। वेरी गुड, Molluscum. ये मोलस्कम है। क्लू ये है कि वो कहेगा कि देयर इज लीजन्स व्हिच हैव अ सेंट्रल उम्बिलिकेशन। सेंट्रल उम्बिलिकेशन इस तरह है जैसे एक वेसिकल के अंदर किसी ने दरमियान में टूथपिक से एक डॉट लगा दिया, और से इस लिख को देखें, दरमियान में टूथपिक से डॉट लगा दिया किसी ने, सेंट्रल उम्बिलिकेशन। ठीक है, तो ये वो है मोलस्कम कॉन्टेगियोसम। मोलस्कम वायरल है, कॉज बाय कौन बताएगा? कॉज पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस से सेल्फ लिमिटिंग होता है। शाबाश। ये मैं शायद आप लोग फौरन पिक ना कर सकें, थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। अच्छा, एग्जाम में ना आपको कोई ना कोई क्लू दिया होगा, परेशान ना होगी यार Cutaneous सर के larva स्लाइड। migraine. हाँ शाबाश, ये क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन। Cutaneous वेरी गुड। larva migraine. अच्छा, मैं ये कहने वाला था कि आप लोग परेशान ना हो कि किसी को पिक्चर्स देख के नहीं समझ आ रही चीजों की, तो आपने परेशान नहीं होना। एग्जाम में साथ कोई ना कोई क्लू दिया जाता है, पिक्चर के साथ कोई ना कोई क्लू देगा, कोई ना कोई सिनेरियो देगा आपको। अच्छा, इसमें क्लू यही होगा कि वो नंगे पांव फिर रहा था, और अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि वो हुक्वाम होता है, और वो ऐसे सर्पिजीनियस, देखिए सर्पिजीनियस बॉर्डर्स हैं इसके, सर्पिजीनियस बॉर्डर्स हैं। सो दिस इज हुक्वाम इन्फेक्शन, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स। ये भी उसी की पिक्चर है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स नहीं, ये सॉरी, ये स्किस्टोसोमियासिस है।
इसमें क्या होता है, इसमें साथ में ना लिवर स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाते हैं। शिस्टोसोमियासिस में लिवर स्प्लीन भी साथ में enlarge हो जाते हैं। हाँ शिस्टोसोमियासिस मेंस नहीं है हाँ, ये शिस्टोसोमियासिस है। शिस्टोसोमियासिस चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ें। joint involvement with the kidney and almost total. ये पास सीपीएसपी का क्वेश्चन है। अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आ गई है, टेकिपनिया बी है, तो बेशक सीवीएस नॉर्मल है, यू हैव टू रूल आउट रोमैटिक कार्डाइटिस। और रोमैटिक कार्डाइटिस को रूल आउट करने के लिए आप उसको एको कराएंगे। वो आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछ रहा है बेसिकली, तो आप गो फॉर एको। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Give INH for 3 months. separate baby from and perform empty B अभी आईएनएच नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो जस्ट सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, अभी सस्पेक्ट जी। कर रहे हैं। तो अभी आप ये करें कि चुप करके उसे अलहदा कर लें, मॉन्टूज करा लें, बस आंसर इज बी। ये सीपीएस में आ चुका है पहले। अगर ये इसका मॉनिटर रेफरेंस पॉजिटिव आएगा फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये रेफरेंस है आपकी नेल्सन से, लेकिन मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ें। 4 A है 4 अच्छा, आंसर अपना टाइप किया करें ताकि A. कुछ लोग फिर माइंड करते हैं कि यार हम भी हमने सोच रहे थे तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया, तो अपना आंसर टाइप कर लें। 4 hours. हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। 4 आवर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट कैन बी लेबल व्हेन ही स्पेंड्स हाउ मच टाइम विद इंडेक्स केस। जब तक वो 4 घंटे जब स्पेंड करता है तो हम कहते हैं कि यार ये आप कांटेक्ट हो चुका है, ये 4 घंटे। ठीक है, ओके। ये मैंने पढ़ाया था कि जो स्किन के जरिए से एंटर होता है पैरासाइट, उसको स्ट्रोंगलाइडीज बोलते हैं। स्ट्रोंगलाइडीज, सी इज द ऑप्शन। 44। ये भी सीपीएसपी का पास्ट एमसीक्यू आंसर इज 10 days। सी इज द आंसर, 10 days, अप टू 10 days। 45 पढ़ें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 45 इसका आंसर है रिफेम्पिसिन। कोई बताएगा क्यों है इसका आंसर रिफेम्पिसिन? अपना माइक अनम्यूट करें, जो बोलेगा अपना माइक अनम्यूट कर ले पहले। जी एनीबॉडी प्लीज। सर ये दोनों हेपेटोटॉक्सिक हैं, लेकिन डोजेस पे डिपेंड करता है कि अगर आपने हाई डोज में दिए तो फिर इसमें इस तरह से है कि जो इमीडिएट जो जॉन्डिस होता है ना, वो पैराजेनामाइड की वजह से होता है, और जो थोड़ा सा देर से लाइक 10 days के बाद जो हो रहा है वो रिफेम्पिसिन की वजह से होता है। अच्छा, बाज़ वक़्त एमसीक्यू आता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटीटी इज मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक। अगर वो कह दे कि मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक कौन सी है, तो आंसर क्या लिखेंगे? सर INH पैराजेनामाइड। पैराजेनामाइड पैराजेनामाइड इज मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक। 46 पे आ जाए।
सो आई थिंक ये इजी है, इसके डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करेंगे ना, ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट कर लेना, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करें, ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट कर लें। सी इज द करेक्ट आंसर। 47 पे आ जाए। सर डी पीसीआर प्लस सेरोलॉजी। सेरोलॉजी फौरन आ जाएगी, फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी। ए आंसर है इसका, पीसीआर। सेरोलॉजी में टाइम लगता है। 48 पे आ जाए। ग्राम नेगेटिव ऑक्सोबैसिलाई, एच इन्फ्लुएंजी, ए इज द आंसर। 49 पढ़े हैं। herpes virus 6 है। ये वो है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रोजियोला। रोजियोला, अब उसने रोजियोला तो नहीं पूछा, उसने क्या किया, उसने उसका ऑर्गेनिज्म लिख दिया, उसका ऑर्गेनिज्म हर्पीज वायरस है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। ये इसका रेफरेंस है। अच्छा सॉरी, उसका ये 5th डिजीज में बोल गया था, इट इज 6th डिजीज। रोजियोला इन्फेंटम का जो दूसरा नाम है वो 6th डिजीज है, मैं गलती से 5th बोल गया था। सर एरिथीमा इन्फेक्शोसम को 5th डिजीज कहते हैं, स्लैब चीक रैश। एरिथीमा स्लैब चीक को 5th कहते हैं और इसको 6th कहते हैं। जी सर, छठी इसको 6 कहते हैं एरिथीमा इन्फेक्शोसम। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। Give INH to baby for 3 months. Yes, B for banana. Give INH to baby for 3 months. Already discussed. ये इसका रेफरेंस है। 51. Hypotension. Poor prognostic factor is hypotension. Good. Hypotension. ये इसका रेफरेंस है। अच्छा ये मैं एक दफा रेफरेंस पढ़ लेता हूँ क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में थोड़ा चेंज होके आ जाए, तो आपको बाकी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स भी पता होने चाहिए। जो बाकी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं वो हाइपोथर्मिया है, इसी तरह हाइपरपैरेक्सिया है, हाइपोटेंशन और शॉक है जो हमारे सिनेरियो में है, परपराफल्मिनेंस है, सीजर्स है, ल्यूकोपीनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, एसिडोसिस है, हाई सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ एंडोटॉक्सिन एंड टीएनएफ अल्फा है। So these are all poor prognostic factors of meningococcal disease. Question number 52 पढ़ें। Continue feeding. याद रखें 5 days before to 2 days after. 5 days before to 2 days after. Do nothing. में आपने जो करना है वो करना है। 52 की टर्म याद कर लें। 52 5 days before to 2 days after delivery. ये तो 7 दिन का बच्चा है तो क्या करेंगे? Sir, do nothing. Do nothing. Continue नहीं feeding. continue feed मतलब उसके लिए isolation की जरूरत। हाँ फीड तो करा सकते हैं ना। सर लेकिन इसका आंसर do nothing है। आंसर do nothing है। मेरे ख्याल में तो डू नथिंग और क्यों, आप लोगों का क्या ख्याल है? सर do nothing ही है इसका आंसर, मैंने भी एक जगह पे पढ़ा था पहले सर। डू नथिंग ही है। चलें, ये इसका रेफरेंस है। इसमें स्टूडेंट्स ना, इसमें जो स्टूडेंट मिक्स करते हैं ना वो ये मिक्स कर देते हैं कि यार 2 days बिफोर डिलीवरी था और 5 days आफ्टर डिलीवरी था, ये क्या था? तो आप 52 की टर्म याद कर लें। 52 मींस न्यूबॉर्न्स हुज मदर्स हैव वेरिसेला 5 days बिफोर। ये मैं नेल्सन की लाइंस हैं ना, नेल्सन का रेफरेंस एक दफा पढ़ लेता हूं ताकि पक्का हो जाए आप लोगों के दिमाग में।
The book says newborns whose mothers have varicella 5 days before to 2 days after delivery should receive varicella zoster immunoglobulins. Varicella zoster immunoglobulins is also indicated for pregnant women and immunocompromised person, hospital premature infants. ये बाकी इंडिकेशन दी हुई है और किस किस बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को ये भी आनी चाहिए आपको, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों को और प्रीमेच्योर बच्चों को जो लेस देन 28 वीक्स जेस्टेशन के हैं, लेस देन 1 kg के हैं बच्चे हैं। 53 पढ़ें। Visceral leishmaniasis. हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी पैनसाइटोपेनिया है और गो फॉर विजुअल लेशमनियासिस, ठीक है। 54 सर ये एरिथीमा इन्फेक्शियोसा में उसमें पार्वोवायरस B19 होता है तो इसलिए उसमें कोक्सीकी की वजह से होती है। इनसे आपसे पूछना चाह रहा है जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसमें इसको एरिथीमा इन्फेक्शियोसम भी कहते हैं, फिफ्थ डिजीज भी बोलते हैं इसको। 56 पढ़ें। अच्छा, ये होता ये कि जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और अच्छे कंट्रीज हैं उनमें जब जेंडामाइसिन ये जो माइनोग्लाइकोसाइड जब दी जाती है स्पेशली न्यूनेट्स में, तो ड्रग लेवल्स किए जाते हैं। फर्स्ट डोज देने के बाद वो नेक्स्ट डोज देने से पहले ड्रग लेवल्स करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है बट गाइडलाइंस कहती हैं कि आप ड्रग लेवल करें। तो ड्रग लेवल अगर ज्यादा आ जाता है तो प्रोटोकॉल ये है कि आप इंटरवल बढ़ा दें, ठीक है। लेट्स सपोज आपने टीडीएस प्लान किया था, बीडी दे दें, इंटरवल को बढ़ा दें, इंक्रीज इंटरवल विल बी द गुड आंसर। 57 बढ़े। सर नो डेफिनेटिव कंक्लूजन कैन ड्रॉन ए। बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे का अगर टीएसटी नेगेटिव है तो कोई कुरान में लिखी हुई बात नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं निकलता इस चीज का। नो डेफिनेटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, दिस इज ए इज आंसर। 58 पे 1 मिनट में देख लूं ये है कितना है, क्योंकि टाइम हमारी क्लास का फिनिश होने वाला है। सर एक क्वेश्चन करना था सर। जी जी सर ये पॉजिटिव टीएसटी पॉजिटिव है, इसका क्या मीन है कि एक्टिव डिजीज है या डिसेमिनेटेड डिजीज है? इसके 3-4 हमारे पास आए हुए थे इस दवा एमडी के। हाँ वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मैंने पढ़ाना है, वो थोड़ा सा वेट करें, मैंने पढ़ाना है वो कि टीएसटी की इंटरप्रिटेशन मैंने अलग से पढ़ाऊंगा, फिक्र ना करें। ठीक फिलहाल ये एमसीक्यू करेंगे क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा है, टाइम हमारा थोड़ा रह गया। हाँ तो कौन से एमसीक्यू पे थे हम? 50 सर 58 पे आ जाए। ये 58 डॉक्सीसाइक्लिन में जो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आंसर इज ए, हाइपोग्लाइसीमिया। 59 पे आ जाए। बच्चा टॉक्सिक है, सिनेरियो उसने मेनिंगोकॉक्सीमिया का दिया लेकिन बच्चा टॉक्सिक है तो लोग जल्दी से लंबर पंक्चर की तरफ चले जाते हैं। यार लंबर पंक्चर टॉक्सिक बच्चे में जिसको खास तौर पे टिक्की नहीं बने हुए मत करें, आप पहले उसका सीबीसी करें। सो आंसर इज सीबीसी। 60 पे आ जाए। पेनिसिलिन एलर्जी है तो क्या देंगे उसको? स्टेफ ऑरियस है। वेनको गुड, ठीक है, वेल डन। 62 पे आ जाए। सर ट्रेकियल एस्पिरेट। 62 आंसर है ट्रेकियल एस्पिरेट। 63 पे आ जाए।
एंटीजन टेस्ट। बेसिकली वो होता है ना, क्या उसे बोलते हैं, NS1। NS1 होता है सर। NS1 वही एंटीजन NS1, अब उसने NS1 तो लिखा नहीं है, तो गो फॉर वायरल एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्टिंग कर लें। ए इज द आंसर। 64 पे आ जाए। सर ब्लीडिंग ब्लीडिंग ठीक है, 65 पे आ जाए। सर 2 to 5 month। 2 to 5 months. 2 to 5 month। सर कुछ में 8 to 12 weeks मेंशन भी है। 8 to 12 weeks है। I think 8 to 12 weeks is a pretty good option, क्योंकि 3 मंथ पे तो वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है ना, 3 माह के बाद तो कंप्लीट हो जाता है। So 8 to 12 weeks is a reasonable option. Primaquine। आ चुका हूँ, वेरी गुड। Primaquine। सर lymph node biopsy। lymph node biopsy। ये सारे पास CPSP MCQs हैं, सारे पास। सर यूरिया ब्रेड टेस्ट करवाएंगे। सर यूरिया ब्रेड टेस्ट करवाएंगे। नहीं, स्टूल एंटीजन टेस्ट। एंटीजन इरेडिकेशन के लिए यूरिया ब्रेड टेस्ट नहीं कराएंगे सर? नहीं, आपने स्टूल एंटीजन करना है। इस पे बहुत बेस्ट भी हो चुकी है और इसको हम चेक भी कर चुके हैं। और पाकिस्तानी सेटअप में पाकिस्तानी एग्जामिनर यही सुनना चाहते हैं। यूरिया ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता ही नहीं है। अच्छा। 69 बैड। सर अवॉइड फ्रूट जूसेस। सर रीअश्योर टू मदर टॉडरस डायरिया। इसमें बेसिकली थोड़ा सा रिकॉल एमसीक्यू कुछ चीजें मिसिंग है सिनेरियो में। मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एज टॉडलर वाली है। टॉडलर डायरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि जैसे कुछ बच्चा खाता है फौरन पॉटी कर देता है और बाजू का अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स नजर आते हैं। जैसे छली खाई उसके दाने आ जाएंगे, मटर खाया तो उसके दाने आ जाएंगे और बच्चा अदरवाइज वेल थ्राइविंग होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होती। सो अगर इस तरह के फीचर्स दे तो गो फॉर टॉडलर डायरिया और उसमें जस्ट आपने रीअश्योरेंस ही करनी होती है। 70 बैड। Summation of effect। D आंसर है, D आंसर। समेशन 71। इसमें ये बता रहा है कि फिंगर जा रही है अंदर लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन ना। बेसिकली स्प्लीन और जो रीनल मैस होता है ना उसको डिफरेंशिएट करने का ये तरीका होता है कि स्प्लीन आप यू कैन नॉट फिंगर कैन नॉट गो अंडर द कॉस्टल मार्जिन, वो स्प्लीन जो होती है। सो इसमें मैस है क्योंकि अगर फिंगर अंदर जा रही हैं। सो मैस को देखने के लिए यू ऑलवेज स्टार्ट विद अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन अगर वो पूछ ले कि जी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है तो गो फॉर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। और जो अगर इस तरह पूछ ले कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो फिर बेस्ट तो सिटी स्कैन है जिसमें फर्दर डिटेल्स पता लग जाती है। 72 पे आते हैं। सर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस 73। हाइपोग्लाइसीमिया ए। तो एक मिनट इसको निकाल दूं क्योंकि ये रिपीट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी हम कर चुके हैं। सॉरी ये भी हो चुका है। सॉरी अबाउट दिस रेपिटेशन। ये करें। वो रिपीट नहीं था सर, उसमें ऑप्शन गायब था वो वाला जो इंटरवल बढ़ाने वाला। वो हम कर चुके हैं। आगे ये वाला करें। सर फूड पॉइजनिंग। बीटा
ठीक है, 3 बच्चे थे, तीनों ने जो है ना वो डायरिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, खाना खाया होटल में और बाकी चीजें खराब हो गई हैं, सो फूड पॉइजनिंग है। 77 डी डी सर इसमें आइसोलेशन की बजाय डू नथिंग की ऑप्शन नहीं होनी चाहिए? आइसोलेट क्यों करेंगे बच्चे को अगर वो बेड कर रहे हैं? 7 डेज हो चुके हैं। हाँ, इसमें ना इसको ये रिकॉल एमसीक्यू इस वाले में मिसिंग है। But actually, boost immunoglobulin. डू नथिंग, डू नथिंग। अब ठीक हो गया। टीबी इज फाइन। TB is fine. जब भी आपको सिनेरियो में गिब्बस डिफॉर्मिटी मिल जाए, प्लीज डू रिमेंबर, जब भी सिनेरियो में गिब्बस डिफॉर्मिटी मिल जाए, ऑलवेज से कि ये टीबी स्पाइन है। सीरोटाइप 3 सीरोटाइप 3 पढ़ा चुका हूँ। सीरोटाइप 3 नहीं 3 ये रट लें, पक्का रट लें। ICT malaria. आईसीटी मलेरिया क्रीपी फीलिंग है, उसको प्रॉब्ली स्प्लीन बढ़ गई, आईसीटी मलेरिया कराएं। 85 माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma. ठीक है। जब भी ये सारे पास एमसीक्यूज हैं, याद रखें, जब भी नमूनिया की पिक्चर हो साथ में सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट भी दे दे, ऑलवेज गो फॉर माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा फिट्स भी करता है, एट अ टाइम चेस्ट भी खराब करता है, ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है, मेनिंजेस को। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये इसका रेफरेंस है नेल्सन से। मैं पढ़ देता हूँ, एक लाइन, पहली लाइन पढ़ता हूँ। द मेजॉरिटी ऑफ सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। 86 पॉइंट। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। यस, प्लीज डू रिमेंबर कि जब जीबीएस के बच्चे को आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगा रहे होते हैं, तो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कैन बी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। 87 एड्स। ठीक है। एक ऐसा बच्चा जिसको इम्यूनोडेफिशिएंसी भी है, पेरोटिड स्वेलिंग भी हो रही है, तो ये एड्स है। सर टीटी लगाएंगे इसमें? बेटा रेबीज, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड टेटनस टॉक्साइड। C. Tetanus बी। इसको यहाँ छोड़ दें, ये मैंने आपको वैक्सीनेशन में करवाऊंगा, छोड़ दें इसको। 89 पे आ जाए। सर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस 03721 03714 B. 03714 पोस्ट एक्सपोजर। बी फॉर बनाना, वेरी गुड। 90। सर ये तो विजरल लेशमिनियासिस है। विजरल ये लेशमिनियासिस रिपीट है ना, दोबारा रिपीट हुआ है। इसको निकाल देता हूँ। ये पढ़ेंगे अल्फा डीप सेक्शन 3 अर्ली। ठीक है, शाबाश, सही बताया आप लोगों ने कि उसके ऐसे बच्चे डीप सेक्शन बाउट से टॉपिंग हैं। जी सर डीप सेक्शन 3 अर्ली। इसमें डीप सेक्शन नहीं करनी जी, डीप सेक्शन नहीं करनी। 92 सर ए सेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन। ठीक है। एक बच्चे जिसको डीपीटी लगी, उसको फिट्स हुए, अब ये नहीं कि उसे दोबारा आपने पर्टुसिस लगाना ही नहीं है, ये कोई बात नहीं है, आपने पर्टुसिस लगाना है, लेकिन ए सेलुलर पर्टुसिस लगाना है उसको। 93 इलाजा। सर जब भी इलाजा आपको ऐसे
ऐसी सिस्ट, जब भी आपको ऐसी सिस्ट दे जिनके अंदर इंटरनल सेप्टेशन का जिक्र कर दे, सिस्ट दे इंटरनल सेप्टेशन का जिक्र कर दे, लिवर में दे दे, तो आप अज्यूम करेंगे ये हार्डेड सिस्ट है, और नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो एलाइजा होगी। चलें, सो वी हैव डन विद एमसीक्यूज। सॉरी हमारी क्लास 10-15 मिनट लेट हो गई, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई कि ठीक टाइम पे क्लास स्टार्ट हो, ठीक टाइम पे एंड हो, बट अगर थोड़ा बहुत में टाइम ऊपर हो जाए तो उसके लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, उसमें फायदा आप लोगों का ही है। सो अब जो लोग जाना चाहते हैं बेशक चले जाएं, क्लास फिनिश है। जिनके क्वेश्चंस हैं वो रुक जाएं और मुझसे क्वेश्चन पूछें। सर, ये जी डॉक्सीसाइक्लिन में आपने एज का जिक्र किया था ना, तो ये एलिशियोसिस और रॉकी माउंटेन में भी एज का वही होगा कि नहीं? उसमें कोई एज नहीं लिमिटेशन नहीं नहीं? नहीं, उनमें नहीं है, उनमें नहीं, ये सिर्फ एक ही कंडीशन है जो मैंने आपको पढ़ाई है। सही, ठीक है सर। सर मेरा हाँ एक क्वेश्चन है। जी जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत अनकॉमन है, जैसे सर रॉकी माउंटेन हो गया, टोलीमिडिया हो गया, तो सर इनको हमें फोकस करने की जरूरत है, या जो नहीं, जस्ट आपने बताया है जस्ट वो पॉइंट हम देख रहे हैं, या नेल्सन से इन डिजीज को पढ़ने की जरूरत है? बाकी सर टीबी जितना हो गया, मैंने बताया इन्फेक्शन ना, हो। जी जी सर। लेकिन जो अनकॉमन डिजीज हैं जैसे लाइम डिजीज है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, टुलरीमिया है, ये जितना जी मैंने जी सर, पढ़ाया है इतना पढ़ना है यार, इससे ज्यादा बेहतर नहीं सर, पढ़ना। बेहतर सर, ठीक, बेहतर। सर वो एटीडी ड्रग के बारे में आपने बताया था, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक, तो उसमें तो हमने तो जो पढ़ा है वो उसमें मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक में इनिशियल आइसोनियाजिड है, देन पाइरिजिनामाइड है। रिफेम्पेसिन का तो हमने कभी सुना नहीं है, मे बी आई एम रॉन्ग। देखिए ओवरऑल मैंने ये आपको पॉइंट पढ़ाया है कि अगर वो पूछ ले कि ओवरऑल विच ड्रग अमंग द एटीटी इज मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक, तो वो पायराजिनामाइड है, लेकिन कॉमन नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने एक मेहरबानी किया कि ये इंसानियत पे कि जो चीज जितनी ज्यादा लीथल है उतना उसको कॉमन नहीं बनाया। अगर एक चीज जो लीथल भी है और वो मोस्ट कॉमन भी हो जाए तो हम इंसानियत का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। So overall, most hepatotoxic is pyrazinamide, but it's not very common. कॉमन जो है वो रिफैम्पिसिन है। ठीक है, यही वजह है कि आप जब 4 साल ट्रेनिंग में जीन एक्सपर्ट कराते रहे, एनआईएच टेस्ट भिजवाते थे ना, तो वो एनआईएच रिपोर्ट में क्या लिखते थे? रिफैम्पिसिन सर वो रेजिस्टेंस, आरआईएफ, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस लिखते थे, आरआईएफ। वो ये देखते थे कि रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है। ओके आगे आगे और कोई क्वेश्चन? सर आपने शुरू में एक बात बताई थी कि स्टेराइल साइट एंड नॉन स्टेराइल साइट ना, प्रोबेबल केस या डेफिनेट केस हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक स्टेराइल साइट से कोई सैंपल ले रहे हैं तो स्टेराइल साइट और नॉन स्टेराइल साइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखें स्टीराइल साइड वो है ना जिसपे आपने प्रॉपरली स्क्रब कर दिया है, एक स्क्रब की हुई साइड, पायोडीन लगाई हुई साइड, हाइजीनिक साइट, वो स्टीराइल है। उसके मुकाबले में एक साइट है जो कि ना वॉश की गई है ना स्क्रब की गई है, वो उस पे कोई मट्टी लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, दैट इज नॉन स्टीराइल। अच्छा सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। ओके, आई थिंक क्वेश्चंस काफी सारे हो गए हैं। जो अगर कोई क्यूरी रह गई हुई तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम अटेंड कर लेंगे उसको। विद दिस लेट्स फिनिश टुडेस क्लास। इस क्लास की रिकॉर्डिंग कल अपलोड हो जाएगी, और हमारी टीम कोशिश करती है कि जो बीच में अगर कोई पॉज लिया है, कोई ब्रेक लिया है, तो उसको कट करके आपको टू द पॉइंट रिकॉर्डिंग लगा दें। फिर भी अगर आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि उसको आप रिवाइंड या फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कोई चीज ऐसी है जो आप समझते हैं कि यार ये मुझे आती है, ये यहाँ से आगे चलते हैं, तो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कुछ आपको लगता है नहीं ये मुझे दोबारा सुनना है, तो उसको आप रिवाइंड भी कर सकेंगे। अगर इस चीज में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप जो टीम मेड एग्जाम एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट कीजिएगा। पहली दफा आप लोगों को वेबसाइट पे लॉग इन करते हुए अपना पासवर्ड डालते हुए कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकते हैं, वो टीम आपको हेल्प आउट करेगी। एक आध दफा जब आप कर लेंगे तो हर दफा खुद से कर लिया करेंगे, फिर आपको इश्यू नहीं होगा। सो विद दिस लेट्स फिनिश टुडेस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेट मी चेक द स्केड्यूल। किसी ने देखा स्केड्यूल? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉरी
गैस्ट्रो Gastro. So come up with the gastro preparation. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.